विशाल कमरे में खामोशी छाई हुई थी और केवल दीवार पर लगी पुरानी घड़ी की टिक टिक की आवाज गूंज रही थी। रानव अपनी चमड़े की कुर्सी पर बैठा था और उसकी ठंडी निगाहें सामने खड़ी लड़की पर गड़ी थीं। तारा एक साधारण नौकरानी की पोशाक में थी, लेकिन उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। वह जानती थी कि आज का दिन उसके मिशन का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। रानव ने अपनी उंगलियों से मेज पर दस्तक दी और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। यह एक खतरनाक खेल की शुरुआत थी। रानव अपनी जगह से धीरे से उठा और एक शिकारी की तरह तारा के करीब आने लगा। उसने अपनी भारी आवाज में कहा कि तुम सिर्फ एक मामूली नौकरानी हो और तुमने मेरी पीठ पीछे मेरी गुप्त फाइलों को छूने की जरूरत कैसे की। उसका मानना था कि पैसे और ताकत के सामने हर कोई घुटने टेक देता है। उसने तारा को धमकाते हुए कहा कि अब वह इस कमरे से कभी बाहर नहीं जा सकेगी। उसे लगा कि वह तारा की आत्मा को कुचल देगा और वह फूट फूट कर रोने लगेगी। लेकिन तारा के चेहरे पर खौफ का एक भी कतरा नहीं था। उसने अपनी ठंडी और तीखी नजरों से रानव की आंखों में सीधा देखा। जैसे ही रानव ने उसका हाथ पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, तारा ने बिजली की तेजी से अपना दाहिना हाथ उठाया। एक जोरदार और करारी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। तारा ने रानव के गाल पर एक ऐसा तमाचा झड़ा था जिसने उसके अहंकार को झकझोर कर रख दिया। रानव का सिर झटके से पीछे की तरफ मुड़ गया और वह सन्न रह गया। रानव ने अपने गाल पर हाथ रखा जहां तारा की उंगलियों के निशान साफ छप गए थे। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक नौकरानी ने देश के सबसे खतरनाक और ताकतवर इंसान पर हाथ उठाने की हिम्मत की है। उसका खून खौलने लगा और उसकी आंखों में खून उतर आया। उसने अपने दांत पीसते हुए कहा कि तुमने अपनी मौत को खुद बुलावा दिया है। वह गुस्से से कांप रहा था, लेकिन तारा अभी भी एक चट्टान की तरह अपनी जगह पर अडिग और शांत खड़ी थी। तारा ने अपनी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाया और एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ जवाब दिया। उसने कहा कि तुम खुद को बहुत बड़ा खुदा समझते हो, लेकिन असल में तुम सिर्फ एक कायर और लालची इंसान हो। तुम्हारी ये झूठी ताकत और पैसे का रौब मेरे ऊपर नहीं चलने वाला है। उसने स्पष्ट कर दिया कि वह उसकी धमकियों से बिल्कुल नहीं डरती है। रान को पहली बार किसी ने इतने कड़े शब्दों में चुनौती दी थी। यह उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका था जिसे वह बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। रानव ने तुरंत अपने सुरक्षा गार्डों को जोर से आवाज लगाई और दो विशाल गार्ड तुरंत कमरे में दाखिल हुए। उसने उन्हें आदेश दिया कि इस लड़की को हवेली के सबसे अंधेरे और ठंडे तहखाने में बंद कर दो। वह देखना चाहता था कि अंधेरा और अकेलापन इसके भारी घमंड को कैसे तोड़ता है। गार्डों ने तारा के दोनों हाथों को बहुत ही मजबूती से पकड़ लिया और उसे दरवाजे की तरफ खींचने लगे। लेकिन तारा ने कोई भी विरोध नहीं किया और वह बिल्कुल चुपचाप उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई। महलनुमा घर के लंबे और घुमावदार गलियारों से होते हुए गार्ड तारा को नीचे की तरफ ले जा रहे थे। दीवारों पर लगी महंगी और खूबसूरत पेंटिंग्स रानव की अथाह दौलत की गवाही दे रही थीं। तारा अपने आसपास की हर छोटी से छोटी चीज को बहुत ध्यान से देख रही थी। एक प्रशिक्षित जासूस के तौर पर यह उसकी आदत बन चुकी थी कि वह हर रास्ते को याद रखे। वह जानती थी कि उसे जल्द ही इस जगह से भागने का एक नया रास्ता खोजना होगा। यह उसके लिए जरूरी था। गार्डों के भारी जूतों की आवाज फर्श पर गूंज रही थी और माहौल बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था। लेकिन तारा का दिमाग पूरी तरह से शांत था और वह अपनी अगली चाल के बारे में विचार कर रही थी। उसने रास्ते में आने वाले सभी सुरक्षा कैमरों की सही स्थिति को अपने दिमाग में अच्छी तरह से दर्ज कर लिया। वह जानती थी कि रानव के इस किले को भेदना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन यह असंभव भी नहीं था। उसने खुद को हर बुरी परिस्थिति के लिए मानसिक रूप से तैयार कर लिया था। हवेली का वह हिस्सा बहुत ही ज्यादा सुनसान था, जहां नौकरों को भी जाने की इजाजत बिल्कुल नहीं थी। गार्ड तारा को एक संकरी और अंधेरी सीढ़ियों से नीचे की ओर ले जाने लगे, जहां से अजीब सी बदबू आ रही थी। नीचे पहुंचते ही उन्हें एक बड़ा और मजबूत लोहे का
दरवाजा दिखाई दिया जिस पर एक बड़ा सा ताला लटका हुआ था। एक गार्ड ने अपनी जेब से एक पुरानी चाबी निकाली और उस भारी ताले को बहुत ही मुश्किल से खोला। दरवाजे के खुलते ही अंदर से बहुत ही भयानक और ठंडी हवा बाहर आई। उन्होंने तारा को उस अंधेरे कमरे के अंदर धकेल दिया और बाहर से लोहे के दरवाजे को जोर से बंद कर दिया। कमरे के अंदर घूप अंधेरा था और कुछ पल के लिए तारा को कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें जल्द ही इस गहरे अंधेरे की पूरी तरह से आदी हो गईं और उसने कमरे का मुआयना शुरू किया। यह जगह उसके लिए एक नई और खतरनाक रणभूमि बनने वाली थी, जहां उसे अपनी असली लड़ाई लड़नी थी। रानव ने उसे यहां भेजकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी थी। कमरे के एक कोने में एक पुरानी और टूटी हुई चारपाई पड़ी थी, जिस पर बहुत ज्यादा धूल जमी हुई थी। तारा धीरे से चलकर उस चारपाई पर बैठ गई और एक गहरी सांस लेकर खुद को पूरी तरह से शांत किया। वह जानती थी कि रानव उसे शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश जरूर करेगा, लेकिन वह कोई साधारण और कमजोर लड़की नहीं थी जिसे इतनी आसानी से डराया या धमकाया जा सके। वह देश की सबसे बेहतरीन और तेज तर्रार अंडरकवर एजेंटों में से एक प्रमुख एजेंट थी। उसने अपनी आंखों को बंद किया और अपने इस गुप्त मिशन के शुरुआती दिनों को याद करने का प्रयास किया। उसे रान के इस बड़े और खतरनाक हथियार तस्करी गिरोह का पर्दाफाश करने की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इस सुरक्षित हवेली के अंदर घुसना और रानव का भरोसा जीतना एक बहुत ही मुश्किल और जोखिम भरा काम था, लेकिन उसने एक साधारण नौकरानी का रूप धारण करके इस असंभव लगने वाले काम को भी आसानी से संभव कर दिखाया था। आज वह उस मुकाम पर पहुंच गई थी जहां से वापसी का कोई भी रास्ता नहीं था। दूसरी तरफ ऊपर अपने आलीशान और महंगे कमरे में रानव अभी भी गुस्से से बुरी तरह से उबल रहा था। उसने अपने हाथ में पकड़े हुए शराब के कीमती गिलास को जोर से सामने वाली दीवार पर दे मारा। कांच के छोटे छोटे टुकड़े पूरे फर्श पर बिखर गए, लेकिन उसका भयंकर गुस्सा अभी भी शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। उसके लिए ये सिर्फ एक मामूली थप्पड़ नहीं था, बल्कि उसकी सत्ता और उसके रुतबे पर एक सीधा हमला था। वह इस भारी अपमान का बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। रानव का मुख्य सहयोगी और सबसे वफादार आदमी विक्रम तुरंत कमरे में आया और उसने स्थिति की गंभीरता को समझा। उसने रानव से पूछा कि आखिर उस मामूली सी नौकरानी ने ऐसा क्या कर दिया है जो आप इतने क्रोधित हैं। रानव ने चिल्लाते हुए कहा कि उस नीच लड़की ने मेरी फाइलों को देखा है और मुझ पर हाथ उठाया है। विक्रम भी ये बात सुनकर पूरी तरह से हैरान रह गया और उसे अपने कानों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। उसने रानव को शांत करने की बहुत कोशिश की, लेकिन सब बेकार गया। विक्रम ने बहुत ही गंभीरता से कहा कि हमें उस लड़की के बारे में पूरी और सही जानकारी तुरंत निकालनी चाहिए। हो सकता है कि वह कोई आम नौकरानी न हो और किसी दुश्मन ने उसे हमारे खिलाफ साजिश के तहत भेजा हो। रानव ने इस बात पर थोड़ा विचार किया और विक्रम को सख्त आदेश दिया कि वह तारा की पूरी पृष्ठभूमि की जांच करे। वह जानना चाहता था कि आखिर इतनी हिम्मत और निडरता उस मामूली सी दिखने वाली लड़की के अंदर अचानक कहां से आई है। रानव को पहली बार थोड़ा सा डर महसूस हो रहा था। वह खिड़की के पास गया और बाहर के अंधेरे बगीचे को घूरने लगा, जहां खामोशी का साम्राज्य पूरी तरह से फैला था। उसका दिमाग तेजी से काम कर रहा था और वह तारा के उस शांत चेहरे को भूल नहीं पा रहा था जिस तरह से उसने थप्पड़ मारने के बाद उससे बात की थी। वह किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। उसे एहसास होने लगा था कि शायद उसने किसी बहुत बड़े और खतरनाक खतरे को अपने ही घर में दावत दे दी है, लेकिन उसका अहंकार उसे यह सच्चाई स्वीकार करने से लगातार रोक रहा था। विक्रम ने लैपटॉप पर काम करना शुरू किया और तारा से जुड़े हर रिकॉर्ड को खंगालने लगा। तारा का जो भी डाटा उनके पास मौजूद था वह बिल्कुल साफ और एक साधारण इंसान की तरह था। उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं थी जिससे उस पर किसी भी तरह का कोई शक किया जा सके। विक्रम ने रानव को बताया
कि यह लड़की कागजों में तो बिल्कुल साफ सुथरी और एक आम नागरिक लग रही है। रानव ने गुस्से में मेज पर जोरदार मुक्का मारा और कहा कि यह सब एक बहुत बड़ा और खतरनाक झूठ है। रानव ने आदेश दिया कि तुम और गहराई से जांच करो और पता लगाओ कि उसे यहां किसने भेजा है। वह जानना चाहता था कि क्या उसके व्यापारिक दुश्मनों में से किसी ने यह खतरनाक और घटिया चाल चली है। उसे अपने साम्राज्य के बिखरने का कोई डर नहीं था, लेकिन वह किसी को भी खुद पर हावी नहीं होने दे सकता था। उसने तय कर लिया था कि वह कल सुबह खुद जाकर उस लड़की से सच उगलवाकर ही दम लेगा। रात बहुत लंबी होने वाली थी और दोनों तरफ के लोग अपनी अपनी रणनीति बना रहे थे। तहखाने में तारा अपनी अगली चाल के बारे में बहुत गहराई और ध्यान से एकांत में सोच विचार कर रही थी। उसे पता था कि रानव के आदमी जल्द ही उसकी असली पहचान के बारे में पता लगाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन उसने अपनी पृष्ठभूमि को इतनी सफाई और होशियारी से छुपाया था कि दुनिया का कोई भी हैकर उसे ढूंढ नहीं सकता था। उसने अपने जूतों के अंदर बहुत ही सुरक्षित तरीके से छिपे हुए एक छोटे से आधुनिक ट्रांसमीटर को बाहर निकाला। यह उपकरण उसकी टीम के साथ सीधा संपर्क स्थापित करने का एकमात्र जरिया था। उसने ट्रांसमीटर को सावधानी से चालू किया और एक सुरक्षित फ्रीक्वेंसी पर अपनी बाहरी टीम को एक छोटा सा गुप्त संदेश भेजा। उसने बताया कि वह अब पूरी तरह से रानव की कैद में है और योजना बिल्कुल सही दिशा में काम कर रही है। बाहर मौजूद उसकी विशेष टीम ने यह संदेश तुरंत प्राप्त किया और वे भी अपनी आगे की कार्रवाई के लिए तैयार हो गए। तारा को अब बस सही समय का शांति से इंतजार करना था, ताकि वह रानव के इस मजबूत किले को अंदर से ध्वस्त कर सके। उसका लक्ष्य अब बहुत ही करीब था। कुछ घंटों बाद लोहे का भारी दरवाजा फिर से खुला और एक गार्ड अंदर थोड़ा सा खाना और पानी लेकर आया। उसने एक सूखी रोटी और पानी का प्लास्टिक का गिलास जमीन पर रख दिया और बिना कुछ कहे वहां से वापस चला गया। रान चाहता था कि तारा भूखी और प्यासी रहकर पूरी तरह से टूट जाए और उसके सामने गिड़गिड़ाने के लिए मजबूर हो जाए, लेकिन तारा ने बहुत ही शांति से वह सूखी रोटी उठाई और उसे खाना शुरू कर दिया, ताकि वह अपनी शारीरिक ताकत को बनाए रख सके। वह हार नहीं मानेगी। खाना खाने के बाद तारा ने फिर से कमरे का अच्छी तरह से मुआयना करना शुरू कर दिया और दीवारों को हाथों से टटोला। उसे ऐसा लग रहा था कि इस पुरानी और ऐतिहासिक हवेली के तहखाने में कोई न कोई गुप्त रास्ता जरूर मौजूद होना चाहिए। उसकी उंगलियां अचानक एक ईंट पर जाकर रुक गईं, जो बाकी सभी ईंटों से थोड़ी सी ढीली और बिल्कुल अलग महसूस हो रही थी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पुरानी ईंट को बाहर खींचा और उसके पीछे एक छोटा सा खोखला स्थान साफ दिखाई दिया। यह उसके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कामयाबी थी। उस खोखले स्थान में एक पुराना और जंग लगा हुआ लोहे का पाइप था, जो सीधे ऊपर की मंजिल तक जा रहा था। तारा ने अपना कान उस पाइप के पास बहुत ही ध्यान से लगाया और ऊपर होने वाली हर बात को सुनने का प्रयास करने लगी। उसे रानव और विक्रम की धीमी आवाजें स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थीं, जो किसी नई और बड़ी डील के बारे में बात कर रहे थे। यह पाइप उसके लिए गुप्त जानकारी इकट्ठा करने का एक बेहतरीन और बहुत ही ज्यादा उपयोगी साधन बन गया था। वह उनकी हर बात ध्यान से सुनने लगी। रान विक्रम को बहुत ही उत्साह के साथ बता रहा था कि विदेशी खरीदारों के साथ बातचीत बिल्कुल अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। यह डील रानव के पूरे आपराधिक करियर की सबसे बड़ी और सबसे अधिक फायदेमंद डील साबित होने वाली थी, जिसे वह छोड़ना नहीं चाहता था। तारा ने यह अति महत्वपूर्ण जानकारी तुरंत अपने तेज दिमाग में दर्ज कर ली और अपनी अगली बड़ी योजना बनानी शुरू कर दी। उसे किसी भी कीमत पर इस खतरनाक डील को रोकना था और रानव के पूरे काले साम्राज्य को हमेशा के लिए मिट्टी में मिलाना था। उसने तुरंत अपने छोटे ट्रांसमीटर का उपयोग करके अपनी बाहर वाली टीम को इस नई डील के बारे में पूरी जानकारी विस्तार से दी। टीम ने उसे पूरा आश्वासन दिया कि वे बाहर से तैयार रहेंगे
और उसके अगले इशारे का बेसब्री से इंतजार करेंगे। तारा जानती थी कि उसे सही समय आने पर इस तहखाने से बाहर निकलना ही होगा, चाहे इसके लिए उसे जो भी कीमत चुकानी पड़े। उसने अपने दिमाग में भागने के कई अलग नक्शे और रणनीतियां बनानी शुरू कर दी। अब समय आ गया था कि वह अपना असली कमाल दिखाए। रात का समय काफी हो चुका था और तहखाने में ठंड बहुत अधिक बढ़ गई थी, जिससे उसका शरीर हल्का कांपने लगा था। तारा ने खुद को गर्म रखने के लिए कमरे के अंदर व्यायाम किए और अपने शरीर को सक्रिय और मजबूत रखा। वह बिल्कुल नहीं चाहती थी कि उसकी शारीरिक कमजोरी उसके इस महान मिशन के बीच में कोई बड़ी बाधा बनकर खड़ी हो जाए। वह हर तरह की मुश्किल और भयंकर चुनौती का बहादुरी से सामना करने के लिए मानसिक और शारीरिक रूपों से पूरी तरह से तैयार थी। बाहर की दुनिया में रानव का खौफ हर तरफ फैला हुआ था, लेकिन इस छोटे से अंधेरे कमरे में तारा का हौसला उससे भी बड़ा था। उसने अपने कपड़ों को ठीक किया और फर्श पर ही आराम करने के लिए लेट गई, ताकि वह अपनी ऊर्जा को कल के लिए बचा सके। उसे नींद बहुत मुश्किल से आ रही थी, लेकिन एक प्रशिक्षित जासूस को किसी भी स्थिति में आराम करना अच्छी तरह से आता है। उसने अपनी आंखें बंद कीं और अपने माता पिता को याद किया, जिन्होंने उसे हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना सिखाया था। सुबह की किरण रोशनदान से अंदर आई और तारा की आंखों पर पड़ी, जिससे उसकी नींद टूट गई और वह खड़ी हो गई। आज का दिन उसके और रानव दोनों के जीवन का सबसे बड़ा फैसला करने वाला दिन साबित होने वाला था। रानव अपनी ताकत के नशे में पूरी तरह चूर था और उसे लगता था कि वह किसी से भी जीत सकता है, लेकिन तारा उस तूफान की तरह थी जो बिना शोर के आता है और सब कुछ पूरी तरह से तबाह करके रख देता है। अगली सुबह रानव ने अपनी हवेली की सुरक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से चाक चौबंद करने का सख्त आदेश दे दिया। हवेली के चप्पे चप्पे पर आधुनिक हथियारों से लैस गार्ड तैनात कर दिए गए और पहरा दुगना कर दिया गया। उसे अभी भी यकीन था कि वह तहखाने में बंद उस नौकरानी का घमंड आसानी से तोड़ देगा और उसे रुलाएगा। वह चाहता था कि तारा अपनी जान की भीख मांगे और उसके पैरों में गिरकर अपने किए की माफी मांगे। रानव अपनी ताकत के अहंकार में अंधा था कि वह अपनी बर्बादी को नहीं देख पा रहा था। तहखाने के अंधेरे में तारा की आंखें और कान हर एक छोटी हलचल को बहुत ध्यान से दर्ज कर रहे थे। बाहर गार्डों के जूतों की आवाज से उसने उनके बदलने का सही समय और उनकी कुल संख्या का सटीक अंदाजा लगा लिया। उसे पता चल गया कि हर 2 घंटे में गार्डों की ड्यूटी बदलती है और इस दौरान 3 मिनट का समय मिलता है। वह 3 मिनट का समय उसके भागने और हवेली के अंदर घुसपैठ करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सुनहरा मौका साबित होने वाला था। उसने अपनी योजना को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया। तारा ने अपनी आंखें बंद कीं और अपने अतीत की गहराइयों में चली गई, जहां से उसकी यह कठिन यात्रा शुरू हुई थी। वह हमेशा से एक आम नौकरानी नहीं थी, बल्कि देश की खुफिया एजेंसी की सबसे बेहतरीन और तेज तर्रार अधिकारी थी। उसका असली नाम शनाया था और उसने अपने पूरे करियर में कई बड़े और खतरनाक अपराधियों को धूल चटाई थी। रानव का यह हथियारों का गैरकानूनी नेटवर्क राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन चुका था, जिसे खत्म करना उसका मिशन था। उसे इस जाल को काटने के लिए अंदर आना ही पड़ा। उसके वरिष्ठ अधिकारियों ने उसे इस बेहद खतरनाक और जानलेवा मिशन के बारे में बहुत पहले ही चेतावनी दे दी थी। उन्होंने कहा था कि रानव एक बेहद चालाक और क्रूर इंसान है जो किसी भी गद्दार को जिंदा नहीं छोड़ता है। लेकिन शनाया ने इस चुनौती को बहुत ही बहादुरी से स्वीकार किया और अपनी पहचान मिटाकर तारा का रूप धारण कर लिया। उसने नौकरानी बनने के लिए बहुत कठोर प्रशिक्षण लिया और रानव के घर में सफलतापूर्वक अपनी जगह पक्की कर ली। यह उसका अब तक का मुश्किल और सबसे बड़ा खुफिया ऑपरेशन माना जा रहा था। अचानक तहखाने का भारी दरवाजा खुला और विक्रम अपने साथ
दो खूंखार गार्डों को लेकर अंदर की तरफ तेजी से आया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी और उसने तारा को बहुत ही घूर कर और शक की नजरों से देखा। विक्रम ने कड़क आवाज में कहा कि राणव साहब तुमसे तुरंत मिलना चाहते हैं और तुम्हें ऊपर हॉल में बुलाया गया है। तारा ने बिना कोई भाव दिखाए अपनी जगह से उठने का फैसला किया और बहुत ही शांत कदमों से उनके साथ चलने लगी। वह जानती थी कि आज का दिन बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण होने वाला है। हवेली के मुख्य हॉल में राणव एक बड़ी कुर्सी पर बैठा था और उसके हाथ में एक मोटी और महत्वपूर्ण फाइल थी। उसने तारा को अपने सामने खड़ा होने का इशारा किया और अपनी तेज नजरों से उसे ऊपर से नीचे तक घूरा। राणव ने कहा कि मेरी जांच टीम को तुम्हारे अतीत के बारे में कोई भी संदिग्ध जानकारी बिल्कुल नहीं मिल पाई है, लेकिन मेरा तेज दिमाग कहता है कि तुम वह साधारण लड़की बिल्कुल भी नहीं हो जो तुम मुझे दिखाई दे रही हो। मैं तुम्हारा असली और खौफनाक सच बहुत जल्द बाहर निकालकर ही रहूंगा। तारा ने अपनी नजरें बिल्कुल भी नहीं झुकाई और सीधे राणव की लाल और खतरनाक आंखों में बहुत ही दृढ़ता से देखा। उसने शांत स्वर में जवाब दिया कि अगर आपको मुझ पर इतना ही शक है तो आप मुझे जान से मार दीजिए, लेकिन आप अच्छी तरह जानते हैं कि मुझे मारने से आपको आपके उन अजीब और डरावने सवालों के जवाब नहीं मिलेंगे। राणव को उसकी यह बेखौफ और निडर बात सुनकर बहुत ज्यादा आश्चर्य हुआ और उसका गुस्सा थोड़ा और ज्यादा भड़क गया। वह इस अजीब सी लड़की के साहस को समझ नहीं पा रहा था। राणव अपनी जगह से खड़ा हुआ और तारा के बहुत ही करीब आकर खड़ा हो गया ताकि उसे डरा और धमका सके। उसने धीमी लेकिन बहुत ही जहरीली आवाज में कहा कि मौत तो बहुत ही आसान सी सजा है जो मैं नहीं दूंगा। मैं तुम्हें ऐसा दर्द दूंगा कि तुम मौत की भीख मांगोगी और मैं तुम्हें हंसते हुए उस भयानक तड़प में छोड़ दूंगा। तारा के चेहरे पर एक हल्की सी रहस्यमयी मुस्कान तैर गई जिसने राणव के बचे खुचे आत्मविश्वास को भी बुरी तरह से हिला दिया। यह खेल अब पूरी तरह से पलट चुका था। तारा को वापस उसी ठंडे और अंधेरे तहखाने में भेज दिया गया जहां उसने अपनी जासूसी के काम को फिर से शुरू किया। उसे यह अच्छी तरह से समझ आ गया था कि राणव अब पूरी तरह से परेशान और बहुत ही ज्यादा खौफजदा है। वह अपनी ताकत का अंधा दिखावा कर रहा था, लेकिन अंदर से वह एक डरा हुआ और कमजोर इंसान बन चुका था। तारा ने दीवार के उस गुप्त छेद से फिर से पाइप के जरिए ऊपर की सारी बातें और हलचलें सुनना शुरू कर दिया। उसे राणव की नई योजना के बारे में जानना था। पाइप के जरिए उसे राणव और उसके सुरक्षा प्रमुख के बीच होने वाली एक बहुत गुप्त बातचीत स्पष्ट रूप से सुनाई दी। राणव आदेश दे रहा था कि हवेली के हर कोने में नए और अत्याधुनिक कैमरे तुरंत लगा दिए जाएं। वह किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहता था और पूरा स्कोशन गे उसे हर नौकर पर पैनी नजर रखने की सख्त जरूरत थी। तारा समझ गई कि राणव ने अपनी सुरक्षा का जाल बिछाना शुरू कर दिया है, लेकिन यह जाल उसे पकड़ने के लिए काफी नहीं था। वह शिकारी थी जो अब अपने शिकार के साथ खेल रही थी। तारा ने अपने दिमाग में हवेली के पुराने नक्शे के साथ नए कैमरों की संभावित जगहों को जोड़ना तुरंत शुरू कर दिया। एक जासूस के तौर पर यह उसकी सबसे बड़ी खासियत थी कि वह किसी नई स्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेती थी। उसने तय किया कि वह इन नए कैमरों के चालू होने से पहले इनके अंधे कोनों का अच्छी तरह से पता लगा लेगी। उसे अपनी टीम को सही और सटीक जानकारी भेजनी थी ताकि वे बाहर से अपनी आगे की रणनीति को बिना किसी गलती के बना सके। उसका दिमाग तेजी से चल रहा था। दोपहर के समय एक नया गार्ड तारा के लिए थोड़ा सा खाना लेकर आया और उसने बहुत घमंड के साथ दरवाजा खोला। तारा ने बहुत बारीकी से उस गार्ड की वर्दी और उसकी बेल्ट में लगे हुए हथियारों का अच्छी तरह से मुआयना किया। उसने देखा कि गार्ड की बेल्ट में एक छोटी सी चाबियों का गुच्छा भी लटक रहा था जो शायद हवेली के अन्य कमरों का था। यह चाबियों का गुच्छा उसके मिशन के लिए एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण हथियार साबित हो सकता था जिसे उसे हासिल करना था। वह सही मौके की तलाश में जुट गई। गार्ड ने खाने की थाली को जमीन पर बेरुखी से फेंक दिया
और तारा को एक बहुत ही गंदी गाली दी। तारा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कोई भी भाव नहीं आने दिया और बिल्कुल शांत होकर अपनी जगह पर बैठी रही। वह जानती थी कि किसी भी तरह की जल्दबाजी उसकी महीनों की कड़ी मेहनत और इस पूरे गुप्त मिशन को पल भर में बर्बाद कर सकती है। उसने गार्ड के चेहरे को अपने दिमाग में अच्छी तरह से दर्ज कर लिया, ताकि समय आने पर वह उसे इसका सही सबक सिखा सके। ऊपर हॉल में रानव अपने कुछ खास और भरोसेमंद विदेशी मेहमानों के आने की तैयारी में बहुत ही ज्यादा व्यस्त और परेशान दिखाई दे रहा था। ये मेहमान उसके हथियारों के व्यापार के सबसे बड़े और महत्वपूर्ण ग्राहक थे, जिन्हें वह किसी भी कीमत पर निराश नहीं करना चाहता था। उसने विक्रम को बुलाकर निर्देश दिया कि आज रात की सुरक्षा में कोई भी छोटी सी चूक या गलती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रानव का सारा ध्यान अब अपने व्यापार पर था और वह तहखाने में बंद उस साधारण नौकरानी को कुछ समय के लिए भूल चुका था। तारा के लिए रान का यह भूल जाना एक बहुत बड़ा और सुनहरा मौका था, जिसका वह बेसब्री से इंतजार कर रही थी। उसने अपने जूतों के सोल को बहुत ही सावधानी से खोला और उसके अंदर से एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और कुछ पतले तार बाहर निकाले। यह उपकरण किसी भी इलेक्ट्रॉनिक ताले को बहुत ही आसानी से खोलने और कैमरे की फ्रीक्वेंसी को कुछ देर के लिए जाम करने के काम आता था। उसने इस छोटे से यंत्र को अपने कपड़ों के अंदर बहुत ही सुरक्षित तरीके से छिपा लिया, ताकि कोई भी इसे न देख सके। रात का समय हो चुका था और हवेली के अंदर की सुरक्षा पहले से भी ज्यादा सख्त और बहुत कड़ी कर दी गई थी। तारा ने पाइप के जरिए सुना कि रानव के विदेशी मेहमान हवेली के गुप्त दरवाजे से अंदर आ चुके हैं और उनकी बैठक शुरू हो चुकी है। यह बैठक हवेली के उस हिस्से में हो रही थी जहां जाने की इजाजत रानव के सबसे खास और भरोसेमंद आदमियों के अलावा किसी को नहीं थी। तारा को पता था कि उस कमरे के अंदर एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण राज छिपा हुआ है, जिसे उसे खोजना है। उसने अपने छोटे ट्रांसमीटर को चालू किया और अपनी विशेष टीम को एक नया और बहुत ही महत्वपूर्ण गुप्त संदेश तुरंत भेज दिया। उसने टीम को बताया कि रानव के विदेशी मेहमान हवेली के अंदर पहुंच चुके हैं और अब उन्हें बाहर से अपनी घेराबंदी को पूरी तरह से मजबूत करना होगा। टीम ने उसे आश्वासन दिया कि वे हवेली के चारों तरफ अपनी स्थिति ले चुके हैं और उसके अगले आदेश का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तारा को अब बस इस तहखाने से बाहर निकलने का एक सुरक्षित और सही रास्ता खोजना था, जो मुश्किल था। तारा ने तहखाने की दीवारों को फिर से बहुत ध्यान से टटोलना शुरू किया और हर एक ईंट को अच्छी तरह से जांचा। उसे याद था कि ऐसी पुरानी हवेलियों में हमेशा आपातकाल के लिए कोई न कोई गुप्त और सुरक्षित रास्ता जरूर आता था, जो तहखाने से जुड़ा होता था। बहुत देर की मेहनत के बाद उसे दीवार के एक कोने में थोड़ी सी खोखली आवाज महसूस हुई, जो किसी खाली जगह का संकेत दे रही थी। उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई लकड़ी की मदद से उस कमजोर ईंट को बाहर निकालने का प्रयास किया। ईंट के बाहर निकलते ही उसे अंदर एक छोटा सा लोहे का हैंडल दिखाई दिया, जिस पर बहुत ज्यादा जंग लगा हुआ था। तारा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर उस जंग लगे हैंडल को अपनी तरफ जोर से खींचा और एक हल्की सी आवाज के साथ दीवार का एक हिस्सा थोड़ा सा खिसक गया। उसके पीछे एक बहुत अंधेरी और संकरी सुरंग साफ दिखाई दे रही थी, जो ऊपर की तरफ हवेली के किसी गुप्त हिस्से में जा रही थी। तारा के चेहरे पर एक संतोषजनक और विजयी मुस्कान फैल गई, क्योंकि उसे अपनी मंजिल का रास्ता मिल गया था। वह बिना कोई समय बर्बाद किए उस अंधेरी सुरंग के अंदर घुस गई और दीवार को वापस उसी तरह से बंद कर दिया। सुरंग के अंदर बहुत ज्यादा धूल और मकड़ी के जाले थे, जिससे पता चल रहा था कि इसका इस्तेमाल कई सालों से बिल्कुल नहीं किया गया था। तारा बहुत सावधानी से सुरंग के अंदर आगे बढ़ने लगी, ताकि ऊपर खड़े गार्डों को उसकी हलचल का बिल्कुल पता न चले। यह सुरंग उसे सीधा रानव के उस गुप्त कमरे के ठीक नीचे ले जाने वाली थी, जहां असली खेल चल रहा था। सुरंग के अंत में उसे एक लकड़ी का छोटा सा दरवाजा दिखाई दिया, जो हवेली के फर्श के ठीक नीचे की तरफ खुलता था।
उसने अपने कान को उस लकड़ी के दरवाजे से सटाकर ऊपर होने वाली बातचीत को बहुत ध्यान से सुनने का प्रयास किया। ऊपर रानव और उसके मेहमान एक बहुत बड़े और खतरनाक हथियारों के सौदे पर अपनी अंतिम मुहर लगाने की तैयारी कर रहे थे। तारा को समझ आ गया था कि अगर यह सौदा पूरा हो गया तो देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा संकट हमेशा के लिए खड़ा हो जाएगा। तारा ने अपनी जेब से वह छोटा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निकाला और उसे चालू करके अपने हाथों में बहुत मजबूती से पकड़ लिया। वह जानती थी कि जैसे ही वह यह लकड़ी का दरवाजा खोलेगी, उसका सामना रानव के खतरनाक गार्डों से सीधा होने वाला है। उसने एक लंबी और गहरी सांस ली और अपने दिमाग को पूरी तरह से शांत किया, क्योंकि अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। वह एक शिकारी की तरह पूरी तरह से तैयार थी, जो अपने शिकार पर सबसे बड़ा और अंतिम हमला करने के लिए सही मौके का इंतजार कर रहा हो। दूसरी तरफ विक्रम को अचानक तहखाने के अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दीं और उसे लगा कि कुछ तो बहुत ज्यादा गलत हो रहा है। उसने तुरंत अपने गार्डों को तहखाने में जाने का सख्त आदेश दिया ताकि वे उस नौकरानी की अच्छी तरह से जांच कर सकें। जब गार्ड तहखाने के अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह कमरा पूरी तरह से खाली है और तारा वहां से पूरी तरह रहस्यमयी तरीके से गायब हो चुकी है। यह खबर सुनते ही विक्रम के पैरों तले से जमीन खिसक गई और वह बुरी तरह से घबरा गया। विक्रम ने दौड़ते हुए रानव के गुप्त कमरे की तरफ जाने का फैसला किया ताकि वह उसे इस भयंकर मुसीबत के बारे में बता सके। उसे समझ आ गया था कि तारा कोई साधारण नौकरानी बिल्कुल नहीं थी, बल्कि वह एक बहुत बड़ी और खतरनाक जासूस थी जिसे उन्हें बर्बाद करने के लिए भेजा गया था। रानव अपनी ताकत और अपने घमंड में इतना ज्यादा अंधा हो चुका था कि वह एक बहुत बड़ी और भयानक सच्चाई को देखने में पूरी तरह से विफल रहा था। अब पूरे घर में अलार्म बजने की तेज आवाज गूंजने वाली थी। तारा ने ऊपर की तरफ लकड़ी के उस दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया और वह बिना किसी आवाज के बहुत आसानी से खुल गया। वह कमरे के एक अंधेरे और सुरक्षित कोने में बाहर निकली, जहां किसी कैमरे या गार्ड की नजर उस पर बिल्कुल नहीं पड़ सकती थी। सामने की मेज पर रानव अपने विदेशी मेहमानों के साथ बैठा था और पैसों से भरे बड़े बड़े सूटकेस खुले हुए थे। तारा ने अपनी नजरें उस अहम फाइल पर गढ़ा दी जो मेज के बीच में रखी थी, और अब वह अपनी आखिरी चाल चलने वाली थी। रानव के चेहरे पर जो जीत की खुशी और घमंड साफ दिखाई दे रहा था, वह तारा के लिए किसी बड़े मजाक से कम बिल्कुल भी नहीं था। वह उस फाइल को हासिल करने के लिए अपनी जान की बाजी लगाने को पूरी तरह से तैयार थी, क्योंकि उसमें रानव के सभी काले कारनामों का पक्का सबूत था। तारा ने अपने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का बटन दबाया और कुछ ही सेकंड में पूरे कमरे की मुख्य लाइटें अचानक से बुझ गईं और हर तरफ घुप अंधेरा छा गया। यह अचानक हुए अंधेरे ने कमरे में मौजूद सभी लोगों को डरा दिया। अंधेरे का पूरा और सही फायदा उठाते हुए तारा एक प्रशिक्षित बिल्ली की तरह बिना कोई आवाज किए उस मेज की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ी। रानव और उसके गार्ड कुछ भी समझ पाते उससे पहले ही तारा ने वह महत्वपूर्ण और लाल रंग की फाइल मेज से बहुत ही सफाई से उठा ली। विक्रम कमरे के दरवाजे तक पहुंच चुका था, लेकिन अंदर का यह भयानक अंधेरा देखकर वह भी अपनी जगह पर सन्न और हैरान रह गया। शिकार अब पूरी तरह से शिकारी बन चुका था और रानव के महल के गिरने की शुरुआत थी। अचानक कमरे की मुख्य लाइटें वापस जल उठीं और पूरे कमरे में एक बहुत ही भयंकर खामोशी पूरी तरह छा गई। तारा के हाथ में वह लाल रंग की महत्वपूर्ण फाइल थी, लेकिन वह रानव के गार्डों से पूरी तरह घिर चुकी थी। रानव ने अपनी बड़ी कुर्सी से उठकर एक बहुत ही खौफनाक और घमंडी मुस्कान के साथ तारा की तरफ देखा। विक्रम दरवाजे के पास खड़ा जोर से हाँफ रहा था और उसकी लंबी बंदूक का सटीक निशाना सीधा तारा के माथे पर लगा हुआ था। रानव ने ताली बजाते हुए तारा का मजाक उड़ाया। रानव धीरे धीरे चलते हुए तारा के बहुत करीब आ गया और उसने फाइल को तारा के हाथ से बड़ी बेरहमी से छीन लिया।
उसने हंसते हुए कहा कि तुम एक बहुत अच्छी जासूस हो सकती हो, लेकिन तुम मेरे इस मजबूत जाल से कभी बाहर नहीं जा पाओगी। विदेशी मेहमान इस सारे नाटक को देखकर थोड़े परेशान हो गए थे, लेकिन रानव ने उन्हें तुरंत शांत रहने का सीधा इशारा किया। उसने तारा की आंखों में देखते हुए कहा कि मौत तो बहुत आसान है, लेकिन मैं तुम्हें आज रात असली नरक दिखाऊंगा। उसने विक्रम को आदेश दिया कि इस बेवकूफ लड़की को नौकरानी के कपड़े पहनाकर आज रात की हमारी सबसे बड़ी पार्टी में काम पर लगाओ। रानव आज रात अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े और ताकतवर लोगों के लिए एक बहुत ही शानदार और गुप्त जश्न आयोजित करने जा रहा था। वह चाहता था कि तारा उन सभी बड़े अपराधियों के सामने शराब परोसे और अपने आत्मसम्मान को पूरी तरह से टूटता हुआ देखे। यह रानव की नजर में तारा के उस जोरदार थप्पड़ का सबसे बेहतरीन और सबसे ज्यादा अपमानजनक बदला होने वाला था। तारा को विक्रम और उसके साथी गार्डों ने खींचते हुए हॉल से बाहर निकाला और वापस नौकरों के कमरे में बुरी तरह से धकेल दिया। उसे एक बहुत ही सस्ती और साधारण सी पोशाक दी गई ताकि वह पार्टी में काम करने वाले बाकी नौकरों की भीड़ में छिप सके। लेकिन तारा के दिमाग में कोई भी डर या अपमान की भावना बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि उसे अपना अगला बड़ा मौका मिल गया था। इस पार्टी में रानव के सारे बड़े राज और उसके सबसे खास लोग मौजूद होने वाले थे, जो उसके लिए फायदेमंद था। रात गहराने के साथ ही हवेली के बाहर बहुत सी महंगी और शानदार गाड़ियां आकर रुकने लगीं और जश्न का माहौल बनने लगा था। देश और विदेश के बड़े बड़े माफिया और हथियार तस्कर अपने अपने कीमती सूट पहनकर रानव के इस शाही जश्न में शामिल होने आए थे। हवेली के बड़े हॉल को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था और वहां विदेशी शराब और खाने पीने की बहुत सी चीजें रखी हुई थीं। रानव अपनी सफलता का जश्न मना रहा था और उसे अपनी अजेय ताकत पर बहुत ज्यादा गर्व महसूस हो रहा था। तारा अपने हाथों में एक बड़ी सी चांदी की ट्रे लेकर हॉल के अंदर आई और मेहमानों को शराब परोसने का काम शुरू किया। उसने अपने चेहरे को नीचे झुकाए रखा ताकि कोई भी उसके असली इरादों या उसकी तीखी नजरों को गलती से भी न देख सके। रानव उसे हॉल में देखकर बहुत जोर से हंसा और उसने अपने कुछ खास मेहमानों को उस बेबस दिखने वाली नौकरानी की तरफ इशारा किया। रानव यह साबित करना चाहता था कि जो भी उससे पंगा लेता है, उसकी सजा सिर्फ नौकर बनकर रहने की ही होती है। तारा बहुत ही शांति से अपना काम कर रही थी, लेकिन उसके कान कमरे में होने वाली हर एक छोटी बड़ी बातचीत को सुन रहे थे। वह जानती थी कि ये सभी लोग शराब के नशे में अपनी बहुत सी गुप्त जानकारी और पासवर्ड आपस में जरूर साझा करेंगे। जैसे ही वह दो बड़े विदेशी तस्करों के पास से गुजरी, उसने उनके बीच होने वाली हथियारों की नई खेप के बारे में सुना। उसने उनकी बातों को बहुत ही ध्यान से सुना और उनके द्वारा बताए गए सुरक्षित ठिकाने के नाम को अपने तेज दिमाग में दर्ज कर लिया। पार्टी के दौरान रानव का एक बहुत खास सुरक्षा अधिकारी अपने फोन पर लगातार कुछ जरूरी गुप्त कोड और पासवर्ड बार बार टाइप कर रहा था। तारा ने देखा कि वह अधिकारी हॉल के एक कोने में खड़ा होकर हवेली के नए सुरक्षा कैमरों को नियंत्रित करने का काम कर रहा है। उसे समझ आ गया कि अगर वह उस अधिकारी का फोन हासिल कर ले तो वह पूरे घर की सुरक्षा व्यवस्था को आसानी से बंद कर सकती है। उसने एक बहुत ही चालाक और खतरनाक योजना बनाई और अधिकारी की तरफ धीमी गति से बढ़ने लगी। तारा ने जानबूझकर अपने पैरों को थोड़ा सा लड़खड़ाने का नाटक किया और उसके हाथों की ट्रे सीधे उस सुरक्षा अधिकारी के ऊपर जाकर गिर गई। लाल रंग की महंगी शराब अधिकारी के सफेद और कीमती सूट पर पूरी तरह से फैल गई, जिससे वह अचानक बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया। वह अधिकारी तारा पर बहुत जोर से चिल्लाने लगा और उसे गालियां देने लगा, जिससे हॉल के बाकी सभी लोगों का ध्यान उनकी तरफ चला गया। लेकिन इस छोटे से हंगामे के बीच तारा ने अपनी असली और सबसे महत्वपूर्ण चाल बिना किसी को बताए चल दी थी। जब वह अधिकारी अपने सूट पर लगी शराब साफ करने में व्यस्त था, तारा ने बहुत सफाई से उसकी जेब से फोन निकाल लिया। उसने पलक झपकते ही फोन को अपने कपड़ों में छिपा लिया
और डरने का नाटक करते हुए माफी मांगने लगी। रानव ने दूर से यह सब देखा और गार्डों को आदेश दिया कि इस बेवकूफ लड़की को तुरंत हॉल से बाहर निकालकर रसोई में भेज दो। रानव को लगा कि उसने तारा को सजा दी है, लेकिन असल में उसने तारा का काम बहुत ज्यादा आसान कर दिया था। रसोई के अंदर पहुंचते ही तारा ने खुद को एक बहुत ही सुरक्षित और अंधेरे कोने में छिपा ली, जहां कोई उसे नहीं देख सकता था। उसने जल्दी से वह चुराया हुआ फोन निकाला और उसे अपने जूते में छिपे हुए छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ तार से जोड़ दिया। सुरक्षा अधिकारी के फोन में हवेली के सभी कैमरों और इलेक्ट्रॉनिक दरवाजों का पूरा नियंत्रण और उनके सभी गुप्त पासवर्ड बहुत अच्छी तरह से सुरक्षित थे। तारा की उंगलियां फोन की स्क्रीन पर बहुत ही तेजी से चलने लगीं और वह सुरक्षा प्रणाली को हैक करने लगी। कुछ ही मिनटों की मेहनत के बाद उसने हवेली के मुख्य सर्वर में सफलतापूर्वक सेंध लगा ली और पूरा सिस्टम उसके कब्जे में आ गया। उसने सबसे पहले हॉल के उन सभी कैमरों को पूरी तरह बंद कर दिया जो बाहर के बगीचे और दरवाजों की निगरानी कर रहे थे। इसके बाद उसने अपनी बाहरी टीम को एक बहुत महत्वपूर्ण और सुरक्षित संदेश भेजा जिसमें रानव के मेहमानों की सारी जानकारी मौजूद थी। तारा ने टीम को सख्त निर्देश दिया कि वे अब बिना डर के हवेली के बाहरी घेरे में प्रवेश कर सकते हैं। बाहर विशेष पुलिस बल के जवान काले रंग की वर्दी में हवेली के चारों तरफ अपनी स्थिति मजबूती के साथ संभाल चुके थे। वे बस तारा के अंतिम और सबसे बड़े इशारे का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे ताकि वे अंदर घुसकर सबको गिरफ्तार कर सकें। तारा का यह मुश्किल मिशन अब तक बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा था और रानव के विनाश की पूरी नींव रखी जा चुकी थी। कोई भी यह अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि एक मामूली दिखने वाली नौकरानी ने पूरा खेल पलट दिया है। हॉल के अंदर रानव अपने हाथ में शराब का एक बहुत ही महंगा गिलास पकड़े हुए बड़े गर्व के साथ खड़ा था। उसने सभी विदेशी मेहमानों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया और एक बहुत ही घमंडी भाषण देना शुरू कर दिया जो उसकी ताकत को दर्शाता था। रानव ने कहा कि यह रात हमारे व्यापार के लिए एक बहुत ही ऐतिहासिक और सबसे ज्यादा मुनाफे वाली रात साबित होने वाली है। वह अपनी झूठी सफलता और पैसों के लालच में इतना अंधा हो चुका था कि उसे आने वाले खतरनाक तूफान का कोई भी एहसास नहीं था। तारा ने रसोई से बाहर झांककर देखा कि रानव के सभी गार्ड उसके उस बकवास भाषण को सुनने में पूरी तरह से मग्न हो चुके हैं। यही उसके लिए सबसे सही और उपयुक्त समय था जब वह हवेली के मुख्य सुरक्षा कक्ष में जाकर सारे सबूत हमेशा के लिए सुरक्षित कर सके। वह बहुत ही दबे पांव और बिना कोई भी आवाज किए हवेली के लंबे और सुनसान गलियारों से होते हुए सुरक्षा कक्ष की तरफ तेजी से बढ़ने लगी। उसका हर एक कदम बहुत ही सधा हुआ था और वह अपने लक्ष्य के बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। सुरक्षा कक्ष के बाहर दो भारी भरकम और हथियारबंद गार्ड खड़े थे जो लगातार आपस में कुछ धीमी बातें कर रहे थे। तारा ने दीवार के पीछे छिपकर अपनी बेल्ट से एक छोटा सा धुआं छोड़ने वाला बम निकाला और उसे जमीन पर बहुत सावधानी से लुढ़का दिया। कुछ ही सेकंड में पूरे गलियारे में बहुत ही गाढ़ा और सफेद धुआं भर गया जिससे उन दोनों गार्डों को कुछ भी साफ दिखाई देना बंद हो गया। गार्ड बुरी तरह से खांसने लगे और अपनी आंखों को मलते हुए धुएं में पूरी तरह दिशाहीन होकर भटकने लगे। इस भयानक धुएं का पूरा फायदा उठाते हुए तारा एक तेज चीते की तरह आगे बढ़ी और उसने दोनों गार्डों को बहुत जल्दी बेहोश कर दिया। उसने सुरक्षा कक्ष के ताले पर वह चुराया हुआ फोन लगाया और दरवाजा एक छोटी सी बीप की आवाज के साथ तुरंत खुल गया। कमरे के अंदर बहुत सारी चमकदार स्क्रीन लगी हुई थीं, जिन पर हवेली के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें साफ दिखाई दे रही थीं। तारा ने अंदर जाकर मुख्य कंप्यूटर को चालू किया और रानव के गुप्त नेटवर्क में प्रवेश करने का तेजी से प्रयास किया। कंप्यूटर में एक बहुत ही मजबूत और कठिन पासवर्ड लगा हुआ था जिसे तोड़ना किसी आम इंसान के लिए बिल्कुल असंभव काम था। लेकिन तारा ने हॉल में उन विदेशी तस्करों की बातों से जो गुप्त कोड सुना था, उसने उसे तुरंत कीबोर्ड पर टाइप कर दिया। कंप्यूटर की स्क्रीन एकदम से हरी हो गई
और रानव के सारे गैरकानूनी बैंक खातों और उसके हथियारों के सौदों की सूची सामने आ गई। तारा के चेहरे पर एक बहुत ही संतोषजनक मुस्कान फैल गई, क्योंकि अब रानव का पूरा साम्राज्य पूरी तरह से उसके हाथों में आ चुका था। उसने अपनी जेब से एक छोटी पेन ड्राइव निकाली और उसे कंप्यूटर में लगाकर वह सारा महत्वपूर्ण डेटा तेजी से कॉपी करने लगी। डेटा की मात्रा बहुत ज्यादा होने के कारण इसे कॉपी होने में थोड़ा सा समय लगने वाला था, जो उसके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता था। तारा अपनी नजर लगातार दरवाजे पर टिकाए हुए थी और उसके हाथ अपनी बंदूक पर बहुत मजबूती से जमे हुए थे, ताकि वह अपना बचाव कर सके। वह अच्छी तरह जानती थी कि किसी भी वक्त विक्रम या कोई सुरक्षा गार्ड यहां की जांच करने आ सकता है। तभी सुरक्षा कक्ष के बाहर से किसी के भारी कदमों की आवाज सुनाई दी, जो बहुत तेजी से दरवाजे की तरफ आ रही थी। तारा का दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने देखा कि कंप्यूटर स्क्रीन पर डेटा कॉपी होने की प्रक्रिया अभी भी 90% पर ही अटकी हुई है। विक्रम दरवाजे के बाहर पहुंच चुका था और उसने देखा कि वहां पहरा देने वाले दोनों गार्ड जमीन पर पूरी तरह बेहोश पड़े हुए हैं। उसे तुरंत समझ आ गया कि अंदर कुछ बहुत ज्यादा भयानक और गलत काम हो रहा है, जिसे रोकना बहुत जरूरी है। विक्रम ने अपनी भारी पिस्तौल निकाली और दरवाजे पर बहुत ही जोर से लात मारकर उसे खोलने का प्रयास किया। ठीक उसी समय कंप्यूटर स्क्रीन पर 100% पूरा होने का संदेश दिखाई दिया और तारा ने तुरंत अपनी पेन ड्राइव को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। दरवाजा एक जोरदार झटके के साथ खुल गया और विक्रम ने गुस्से में अंदर आकर सीधे अपनी पिस्तौल का निशाना सामने की तरफ तान दिया। लेकिन उसने देखा कि वहां कोई भी नहीं था और पूरे कमरे में एक बहुत ही अजीब और डरावना सन्नाटा पसरा हुआ था। तारा बहुत ही चालाकी से छत के ऊपर लगे हुए एक बड़े से एयर डक्ट के अंदर जाकर सुरक्षित छिप गई थी। उसने वहां से नीचे विक्रम को बहुत ही परेशान और गुस्से में कंप्यूटर की जांच करते हुए साफ तौर पर देखा। विक्रम को यह देखकर बहुत बड़ा सदमा लगा कि रानव का पूरा सुरक्षित नेटवर्क किसी ने बहुत ही आसानी से हैक कर लिया है। उसने तुरंत रानव को फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन तारा ने पहले ही पूरे हवेली के संचार नेटवर्क को पूरी तरह से जाम कर दिया था। विक्रम पागलों की तरह कमरे से बाहर दौड़ा ताकि वह रानव को इस भयंकर खतरे के बारे में खुद जाकर बता सके। तारा ने एयर डक्ट के अंदर से रेंगते हुए अपना रास्ता आगे की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया ताकि वह सुरक्षित जगह पर पहुंच सके। यह तंग रास्ता उसे सीधा हवेली की छत पर ले जाने वाला था, जहां से वह अपनी बाहर खड़ी टीम को अंतिम संकेत देने वाली थी। उसका शरीर धूल और पसीने से बुरी तरह लथपथ हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में जीत की एक बड़ी चमक थी। छत की ठंडी हवा ने तारा के थके हुए शरीर को एक बहुत ही सुखद और नया एहसास दिया, जिससे उसे थोड़ी राहत मिली। उसने आसमान की तरफ देखकर अपनी जैकेट की भीतरी जेब से एक विशेष प्रकार का छोटा सा लेजर टॉर्च बाहर की तरफ निकाला। उसने उस टॉर्च को बाहर के घने जंगल की तरफ 3 बार लगातार चमकाया, जो उसकी टीम के लिए मुख्य हमले का अंतिम संकेत था। कुछ ही पलों में उसे बाहर से पुलिस की गाड़ियों के सायरन की बहुत हल्की सी आवाज सुनाई देने लगी, जो बहुत तेज होती जा रही थी। दूसरी तरफ हॉल में रान का शानदार जश्न अपने चरम पर था और शराब का नशा सभी मेहमानों पर पूरी तरह हावी था। तभी विक्रम दौड़ते और बुरी तरह से हांफते हुए हॉल के अंदर आया और उसने रान के कान में कुछ बहुत जरूरी बात कही। विक्रम की बात सुनते ही रान के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ गया और उसके हाथ से कीमती शराब का गिलास छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। कांच के टूटने की तेज आवाज ने हॉल के संगीत को रोक दिया और वहां अजीब सी खामोशी छा गई। रानव को समझ नहीं आ रहा था कि एक मामूली सी दिखने वाली नौकरानी ने उसके इतने सुरक्षित और मजबूत महल को कैसे भेद दिया। उसने जोर से चिल्लाते हुए अपने सभी गार्डों को अपनी अपनी बंदूकें तैयार करने और पूरे घर की तलाशी लेने का कड़ा आदेश दिया। बाहर से आ रही पुलिस के सायरन की आवाजें अब बहुत ही ज्यादा करीब और स्पष्ट हो चुकी थीं,
जिससे मेहमानों में भारी भगदड़ मच गई। रानव का पूरा साम्राज्य, जिसे उसने बहुत सालों में बड़ी मेहनत से बनाया था, अब ताश के पत्तों की तरह ढहने वाला था। हवेली की छत पर खड़ी तारा ने नीचे हो रही भारी भगदड़ को बहुत ही शांत और ठंडी नजरों से देखा। पुलिस की गाड़ियों के चमकते हुए लाल और नीले सायरन ने पूरे जंगल और हवेली के बाहरी हिस्से को पूरी तरह से रोशन कर दिया था। अंदर हॉल में मौजूद सभी बड़े और खतरनाक अपराधी अपनी जान बचाने के लिए पागलों की तरह इधर उधर भाग रहे थे। तारा के चेहरे पर एक विजेता वाली मुस्कान थी, क्योंकि उसने रानव के इस मजबूत किले को अंदर से पूरी तरह से तबाह कर दिया था। नीचे मुख्य हॉल में रान का गुस्सा अब अपने सबसे ऊंचे और खतरनाक स्तर पर पूरी तरह से पहुंच चुका था। उसने अपने हाथ में एक बड़ी बंदूक उठा ली और हवा में एक जोरदार गोली चलाकर सबको शांत रहने का आदेश दिया। गोली की तेज आवाज से हॉल में अचानक एक डरावना सन्नाटा छा गया और सभी विदेशी मेहमान बुरी तरह सहम गए। रानव ने चिल्लाते हुए कहा कि कोई भी अपनी जगह से एक कदम भी नहीं हिलेगा, वरना वह उसे यहीं पर जान से मार देगा। विदेशी तस्करों के सबसे बड़े नेता ने रान की तरफ बहुत ही गुस्से और शक की नजरों से घूरकर देखा। उसने रान पर सीधा आरोप लगाया कि यह सब तुम्हारा ही बिछाया हुआ एक बहुत बड़ा और खतरनाक जाल है। उसने कहा कि तुम हमारी सारी दौलत हड़पना चाहते हो और इसीलिए तुमने जानबूझकर पुलिस को यहां पर बुलाया है। यह सुनकर रानव का खून खौल उठा और उसने उस विदेशी तस्कर की तरफ अपनी बंदूक का निशाना बिल्कुल सीधा तान दिया। रानव ने अपने दांत पीसते हुए कहा कि मैं अपने ही व्यापार और अपने महल को खुद कभी बर्बाद नहीं करूंगा। उसे इस बात का पूरा यकीन था कि यह काम उस मामूली सी नौकरानी तारा का अकेले का बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। उसके दिमाग में शक का एक बहुत ही जहरीला बीज बोया जा चुका था कि उसके अपने ही आदमियों में से कोई गद्दार है। वह विक्रम और अपने अन्य खास सुरक्षा गार्डों को बहुत ही नफरत और संदेह की नजरों से देखने लगा। छत पर बैठी तारा अपने चुराए हुए फोन के जरिए रानव और उन तस्करों की सारी बातें बहुत स्पष्ट सुन रही थी। उसने सोचा कि यह रानव के गिरोह के अंदर भारी फूट डालने का सबसे सही और बहुत ही शानदार मौका है। तारा ने अपने फोन से रानव के सुरक्षा नेटवर्क के रेडियो सिस्टम में एक बहुत ही चालाकी भरा और झूठा संदेश भेज दिया। इस संदेश में विक्रम की आवाज की नकल की गई थी, जो पुलिस के साथ गुप्त समझौते की बात कर रहा था। जैसे ही वह झूठा संदेश रानव के वॉकी टॉकी पर गूंजा, हॉल में मौजूद सभी लोग बुरी तरह से सन्न रह गए। रानव ने अपनी लाल और खतरनाक आंखें तुरंत विक्रम की तरफ घुमाईं और उसका चेहरा गुस्से से बिल्कुल खौफनाक हो गया। विक्रम यह सब सुनकर बहुत बुरी तरह घबरा गया और उसने अपने दोनों हाथ हवा में उठाकर खुद को बेगुनाह बताने की कोशिश की। उसने कांपती हुई आवाज में कहा कि यह सब झूठ है और कोई हमारे सिस्टम के साथ बहुत बुरा खेल रहा है। लेकिन रानव अब किसी भी बात पर विश्वास करने की मानसिक स्थिति में बिल्कुल भी नहीं बचा था। उसका दिमाग सुन्न था। उसने विक्रम की छाती पर जोर से लात मारी, जिससे वह दूर जाकर जमीन पर बहुत ही बुरी तरह से गिर पड़ा। रानव ने अपने बाकी गार्डों को आदेश दिया कि विक्रम और इन सभी विदेशी मेहमानों को तुरंत बंदी बना लिया जाए। इस आदेश के बाद हॉल के अंदर ही रानव के अपने गार्डों और विदेशी मेहमानों के सुरक्षा कर्मियों के बीच भारी गोलीबारी शुरू हो गई। तारा ऊपर से इस पूरे खूनी खेल को बहुत ही शांति और ठंडे दिमाग से संचालित करने का काम कर रही थी। वह एक बहुत ही कुशल कठपुतली नचाने वाले की तरह रानव के पूरे गिरोह को अपनी उंगलियों पर नचाने में सफल रही थी। पुलिस अभी तक हवेली के अंदर नहीं घुसी थी, लेकिन रानव के आदमी खुद ही एक दूसरे की जान लेने पर उतारू हो चुके थे। ये तारा की सबसे बड़ी जीत थी कि उसने बिना किसी हथियार के इतने बड़े दुश्मन को अंदर से तोड़ दिया था। हॉल के अंदर गोलियों की गूंज और चीख पुकार का माहौल किसी बहुत ही भयानक और डरावने नरक जैसा लग रहा था। महंगी शराब की बोतलें टूटकर फर्श पर बिखर गई थीं
और खून के लाल धब्बे हर तरफ साफ दिखाई दे रहे थे। विक्रम ने अपनी जान बचाने के लिए एक बड़े से सोफे के पीछे पनाह ली और अपनी बंदूक से जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। रानव अपनी ताकत के नशे में इतना अंधा हो गया था कि वह अपने ही सबसे वफादार दोस्त को जान से मारने पर तुल गया था। तारा ने छत से नीचे हवेली के अंदर जाने वाले हवा के एक बड़े पाइप का रास्ता बहुत ही सावधानी से चुना। वह जानती थी कि उसे पुलिस के अंदर आने से पहले हवेली के सभी निकास द्वारों को पूरी तरह से बंद करना होगा, ताकि रानव या कोई भी बड़ा अपराधी इस भयानक और खूनी लड़ाई का फायदा उठाकर अंधेरे में यहां से भागने में सफल न हो सके। वह पाइप के अंदर रेंगती हुई हवेली के पश्चिमी हिस्से की तरफ बहुत ही तेजी से और बिना आवाज किए बढ़ने लगी। पाइप के अंदर बहुत ज्यादा धूल और अंधेरा था, लेकिन तारा का पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने लक्ष्य पर ही केंद्रित था। उसने अपने फोन का इस्तेमाल करके हवेली के सभी इलेक्ट्रॉनिक दरवाजों के मास्टर पासवर्ड को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। अब रानव का कोई भी गार्ड अपनी चाबी या पुराने कोड का उपयोग करके किसी भी बाहरी दरवाजे को बिल्कुल नहीं खोल सकता था। पूरा घर अब एक बहुत बड़े और मजबूत लोहे के पिंजरे में पूरी तरह से तब्दील हो चुका था, जिसमें सब कैद थे। बाहर विशेष पुलिस बल के कमांडर ने लाउडस्पीकर पर बहुत ही भारी और चेतावनी भरी आवाज में अपनी घोषणा करनी शुरू कर दी। उन्होंने रानव और उसके सभी आदमियों को तुरंत अपने हथियार डालकर पुलिस के सामने शांति से आत्मसमर्पण करने का सख्त आदेश दिया। लेकिन अंदर चल रही भयंकर गोलीबारी के शोर में बाहर की वह आवाज किसी को भी साफ तौर पर सुनाई नहीं दे रही थी। रानव का साम्राज्य अब अपने अंतिम और सबसे भयानक पतन की तरफ बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा था। तारा हवा के पाइप से निकलकर दूसरी मंजिल के एक सुनसान और अंधेरे गलियारे में बहुत ही सुरक्षित तरीके से नीचे उतरी। उसे हवेली के गुप्त तहखाने के उस सुरक्षित बंकर का अच्छी तरह पता था, जहां रानव मुश्किल समय में छिपने की योजना बनाता था। वह जानती थी कि जैसे ही रानव को अपनी हार का पूरा एहसास होगा, वह सीधा उसी बंकर की तरफ भागने की पूरी कोशिश करेगा। उसे हर हाल में रानव को उस सुरक्षित जगह तक पहुंचने से पहले ही रास्ते में रोकना होगा। गलियारे में आगे बढ़ते हुए तारा का सामना रानव के 3 बहुत ही खतरनाक और हथियारों से लैस सुरक्षा गार्डों से हो गया। वे गार्ड पागलों की तरह हवेली से बाहर निकलने का कोई सुरक्षित रास्ता तलाशने की कोशिश में इधर उधर भाग रहे थे। तारा ने पलक झपकते ही अपनी पिस्तौल निकाली और बिना कोई भी आवाज किए 2 गार्डों के पैरों पर बहुत ही सटीक गोली मार दी। दोनों गार्ड दर्द से चीखते हुए जमीन पर गिर पड़े और तीसरे गार्ड ने डर के मारे अपना हथियार तुरंत नीचे डाल दिया। तारा ने उस तीसरे गार्ड को दीवार की तरफ जोर से धक्का दिया और उसे पूरी तरह से बेहोश करके जमीन पर गिरा दिया। वह बिना कोई भी समय बर्बाद किए अपनी मंजिल की तरफ बहुत ही तेजी और फुर्ती के साथ आगे की ओर बढ़ती रही। उसका शरीर पूरी तरह से पसीने और थकान से चूर हो चुका था, लेकिन उसकी आंखों में अपनी मंजिल को पाने की आग बहुत तेज थी। वह किसी भी कीमत पर रान को इस जाल से बाहर निकलने का कोई भी मौका बिल्कुल नहीं देना चाहती थी। नीचे हॉल में रानव और विदेशी तस्करों के बीच की वह खतरनाक लड़ाई अब अपने अंतिम और सबसे खूनी चरण में पहुंच चुकी थी। रानव के कई सारे वफादार आदमी जमीन पर खून से लथपथ होकर मरे पड़े थे और हॉल का नजारा बहुत ही ज्यादा खौफनाक था। विदेशी तस्करों का नेता भी विक्रम की एक सटीक गोली का शिकार होकर अपनी जान से हाथ धो बैठा था, जिससे स्थिति और बिगड़ गई। रानव को अब यह अच्छी तरह समझ में आ गया था कि वह यह भयंकर लड़ाई बुरी तरह से हार चुका है। रानव ने अपने बचे हुए कुछ खास गार्डों को इशारा किया और हॉल के पीछे वाले एक गुप्त दरवाजे की तरफ भागना शुरू किया। वह अपनी जान बचाने के लिए अपने ही लोगों को मरने के लिए पीछे छोड़कर एक कायर की तरह वहां से भाग रहा था। विक्रम ने रानव को भागते हुए देखा और उसे रोकने के लिए जोर से आवाज लगाई, लेकिन रानव ने उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। रानव का यह भयानक और स्वार्थी रूप देखकर विक्रम को अपनी वफादारी पर
बहुत ही ज्यादा पछतावा होने लगा था। तारा दूसरी मंजिल की बालकनी से रानव को नीचे उस गुप्त दरवाजे की तरफ बहुत ही तेजी से भागते हुए स्पष्ट रूप से देख रही थी। वह जानती थी कि वह गुप्त दरवाजा सीधा हवेली के उस मजबूत और सबसे सुरक्षित भूमिगत बंकर की तरफ ही नीचे जाता है। तारा ने तुरंत बालकनी से नीचे एक बड़े से झूमर पर छलांग लगा दी और झूमर की मजबूत चेन को कसकर पकड़ लिया। झूमर जोर से हिला, लेकिन तारा ने अपना संतुलन बनाए रखा और सुरक्षित तरीके से नीचे हॉल की तरफ उतरने लगी। हॉल में बचे हुए कुछ गार्डों ने तारा को ऊपर से नीचे आते हुए देखा और तुरंत अपनी अपनी बंदूकें उसकी तरफ तान दी। लेकिन तारा हवा में झूलते हुए ही अपनी पिस्तौल से बहुत ही सटीक और तेज गोलियां चलाने में पूरी तरह से कामयाब रही। उसने उन गार्डों को कुछ भी सोचने या समझने का एक भी मौका नहीं दिया और पल भर में उन्हें जमीन पर गिरा दिया। तारा बहुत ही शानदार तरीके से फर्श पर उतरी और सीधे उस गुप्त दरवाजे की तरफ एक तेज दौड़ लगा दी। वह गुप्त दरवाजा रानव के भागने के ठीक बाद एक बहुत ही भारी और मजबूत इलेक्ट्रॉनिक ताले के साथ अंदर से बंद हो चुका था। तारा ने अपना हैक किया हुआ फोन निकाला और उस दरवाजे के नियंत्रण कक्ष में लगे तार के साथ उसे बहुत जल्दी से जोड़ दिया। दरवाजे के अंदर का पासवर्ड बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, लेकिन तारा ने हवेली के मुख्य सर्वर से वह जानकारी पहले ही चुरा ली थी। उसने कुछ ही सेकंड में वह जटिल पासवर्ड डाल दिया और भारी लोहे का वह दरवाजा एक तेज आवाज के साथ खुल गया। दरवाजे के पीछे एक बहुत ही लंबी और अंधेरी सीढ़ी थी जो हवेली के सबसे गहरे और रहस्यमयी भूमिगत हिस्से की तरफ जा रही थी। तारा ने अपनी पिस्तौल को मजबूती से पकड़ा और बिना किसी डर के उन खतरनाक सीढ़ियों से बहुत तेजी से नीचे उतरने लगी। नीचे से उसे रानव के भागने और बुरी तरह हांफने की आवाजें बहुत ही साफ तौर पर सुनाई दे रही थीं, जो गूंज रही थी। शिकार अब पूरी तरह से थक चुका था और शिकारी अपनी अंतिम और सबसे बड़ी चोट करने के लिए बिल्कुल करीब आ चुका था। नीचे पहुंचकर तारा ने देखा कि रानव एक बहुत ही बड़े और सुरक्षित स्टील के दरवाजे को खोलने की पूरी कोशिश कर रहा है। वह बंकर रानव का आखिरी सहारा था, जहां से वह किसी भी पुलिस या हमले से पूरी तरह सुरक्षित रह सकता था। रानव के हाथ बहुत बुरी तरह से कांप रहे थे और वह बार बार ताले में गलत चाबी डालने की बेवकूफी कर रहा था। उसकी वह महान और घमंडी छवि अब एक बहुत ही डरे हुए और बेबस इंसान में पूरी तरह से बदल चुकी थी। तारा ने बहुत ही शांत और ठंडी आवाज में रानव को पीछे से पुकारा, जिससे पूरे अंधेरे रास्ते में एक भयानक गूंज पैदा हो गई। रानव उस जानी पहचानी आवाज को सुनकर पूरी तरह से सन्न रह गया और उसके हाथ से चाबियों का गुच्छा जमीन पर गिर पड़ा। उसने बहुत ही धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और सामने तारा को अपनी पिस्तौल के साथ मजबूती से खड़ा हुआ देखकर वह पूरी तरह से कांप गया। उसे अब अपनी आंखों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था कि यह वही साधारण सी नौकरानी है। रानव ने बहुत ही हताश होकर अपनी जेब से एक छोटी पिस्तौल निकालने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ बिल्कुल भी साथ नहीं दे रहे थे। तारा ने बिजली की तेजी से अपनी पिस्तौल का पिछला हिस्सा रानव के हाथ पर बहुत ही जोर से दे मारा, जिससे उसकी पिस्तौल दूर गिर गई। रानव दर्द से कराहते हुए घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और उसकी आंखों में अब मौत का असली और भयानक खौफ साफ दिखाई दे रहा था। वह ताकतवर राजा अब पूरी तरह से एक भिखारी की तरह लाचार हो चुका था। तारा ने रानव के ठीक सामने खड़े होकर बहुत ही तीखी और नफरत भरी नजरों से उस घमंडी इंसान की तरफ घूर कर देखा। उसने कहा कि तुमने हमेशा दूसरों की कमजोरियों का फायदा उठाया है और खुद को इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा खुदा मान लिया था, लेकिन आज तुम्हारी सारी ताकत और तुम्हारा सारा अंधा पैसा मेरे इस छोटे से जाल के सामने पूरी तरह से मिट्टी में मिल गया है। रानव के पास तारा की इन चुभने वाली और एकदम सच्ची बातों का कोई भी उचित जवाब बिल्कुल भी नहीं था। रानव ने रोते हुए और गिड़गिड़ाते हुए तारा से कहा कि वह उसे जितना चाहे उतना पैसा देने को पूरी तरह से तैयार है,
उसने कहा कि तुम मुझे बस यहां से सुरक्षित भाग जाने दो। मैं तुम्हारा पूरा जीवन बहुत सी बेशुमार दौलत से पूरी तरह भर दूंगा। तारा को उसकी इस घटिया और नीच सोच पर बहुत ही ज्यादा हंसी आई, क्योंकि वह इंसान अभी भी अपनी दौलत का अंधा घमंड दिखा रहा था। उसने राणव के चेहरे पर एक और जोरदार थप्पड़ मारा, जिसने उसे फिर से उसकी असली औकात याद दिला दी। तारा ने अपने छोटे से ट्रांसमीटर को चालू किया और बाहर मौजूद अपनी टीम को एक बहुत ही स्पष्ट और अंतिम संदेश तुरंत भेज दिया। उसने टीम को हवेली के मुख्य दरवाजे तोड़कर अंदर घुसने और सभी अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार करने का सीधा और सख्त आदेश दे दिया। बाहर पुलिस ने एक बहुत ही बड़ा धमाका किया और हवेली के विशाल दरवाजे टूटकर जमीन पर बहुत ही बुरी तरह से गिर पड़े। विशेष पुलिस बल के जवान बहुत बड़ी संख्या में हथियारों के साथ हवेली के अंदर तेजी से दाखिल होने लगे। पुलिस ने कुछ ही मिनटों में हॉल में मौजूद सभी घायल अपराधियों और विक्रम को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया और स्थिति संभाली। हवेली के हर कोने में अब पुलिस के जवानों की भारी मौजूदगी थी और रानव का पूरा गिरोह हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। तारा ने रान की तरफ अपनी पिस्तौल तान कर रखी और उसे पुलिस के आने तक उसी जमीन पर घुटनों के बल बहुत ही सख्ती से बैठाए रखा। यह रात रानव के जीवन की सबसे खौफनाक और आखिरी रात बन चुकी थी। तहखाने के उस गहरे और अंधेरे बंकर में खामोशी छा गई थी, लेकिन यह शांति एक बहुत बड़े तूफान से पहले की थी। रानव जमीन पर घुटनों के बल बैठा था और उसकी आंखों में डर दिख रहा था, लेकिन अचानक उसके चेहरे का भाव पूरी तरह से बदलने लगा और वह बहुत जोर से हंसने लगा। उसकी हंसी उस खाली और डरावने बंकर की दीवारों से टकराकर एक भयानक गूंज पैदा कर रही थी। तारा ने अपनी पिस्तौल को थोड़ा और मजबूती से पकड़ लिया और रानव की इस अजीब हरकत को बहुत ध्यान से देखने लगी। रानव ने हंसते हुए कहा कि तुम्हें सच में लगा था कि तुमने मुझे इतनी आसानी से हरा दिया है? तुम जैसी एक मामूली नौकरानी मेरे इस विशाल साम्राज्य को इतनी जल्दी मिट्टी में मिला देगी, यह सोचना तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफी है। उसने बताया कि वह पहले से ही जानता था कि उसके सिस्टम के साथ कुछ गलत हो रहा है। यह बंकर मेरी सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे जैसे दुश्मनों को हमेशा के लिए दफनाने के लिए बनाया गया है। तारा को अचानक एहसास हुआ कि वह एक बहुत ही खतरनाक जाल में फंस चुकी है। रानव ने अपने जूते की एड़ी को फर्श की एक विशेष टाइल पर बहुत जोर से दबाया और एक लाल बत्ती चमकने लगी। पूरा बंकर अचानक से तेज अलार्म की आवाज से गूंज उठा और भारी लोहे का दरवाजा पीछे से पूरी तरह बंद हो गया। रानव ने कहा कि पुलिस बाहर मेरे आदमियों से लड़ रही है, लेकिन तुम इस बंकर में मेरे साथ जलकर राख हो जाओगी। उसने बताया कि इस कमरे में एक बहुत बड़ा बम रखा है जो अगले 10 मिनट में इस पूरी जगह को तबाह कर देगा। तारा का दिल तेजी से धड़का। रानव ने अचानक दीवार के पास लगे एक छोटे से पैनल को खींचा और उसके पीछे से एक गुप्त निकास द्वार खुल गया। उसने तारा की तरफ देखकर बहुत ही घमंडी मुस्कान दी और कहा कि मैं तो यहां से जा रहा हूं, लेकिन तुम यहीं मरोगी। तारा ने तुरंत अपनी पिस्तौल से रानव पर गोली चलाई, लेकिन वह एक मोटे बुलेटप्रूफ कांच के पीछे पूरी तरह सुरक्षित पहुंच चुका था। रानव उस गुप्त रास्ते से तेजी से बाहर निकल गया और दरवाजा उसके पीछे एक भारी आवाज के साथ हमेशा के लिए बंद हो गया। अब तारा उस खतरनाक और मौत के बंकर में पूरी तरह से अकेली थी और समय बहुत ही तेजी से बीत रहा था। दीवार पर लगी एक बड़ी डिजिटल घड़ी में उल्टी गिनती शुरू हो चुकी थी और केवल 9 मिनट का समय ही बाकी बचा था। यह रानव का बिछाया हुआ एक बहुत ही शातिर और भयानक जाल था, जिसमें उसने अपनी सबसे बड़ी दुश्मन को फंसाने की साजिश रची थी। तारा ने अपनी आंखें बंद की और खुद को शांत करने का प्रयास किया, क्योंकि घबराहट में वह कोई भी सही निर्णय नहीं ले सकती थी। उसने अपने जूते में छिपा हुआ छोटा उपकरण बाहर निकाला और मुख्य इलेक्ट्रॉनिक दरवाजे के पैनल के साथ उसे जल्दी से जोड़ दिया।
लेकिन रानव ने इस बार सुरक्षा प्रणाली को बहुत ही ज्यादा जटिल और खतरनाक बना दिया था, जिसे हैक करना लगभग असंभव लग रहा था। स्क्रीन पर बार बार लाल रंग में खतरे का निशान दिखाई दे रहा था और हर गलत पासवर्ड डालने पर समय और कम हो रहा था। तारा के माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी थीं, लेकिन उसने अपनी कोशिश और अपने हौसले को बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ने दिया। उसने सोचा कि अगर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम काम नहीं कर रहा है, तो उसे इस कमरे की भौतिक संरचना को अच्छी तरह समझना होगा। उसने कमरे की दीवारों और फर्श को बहुत ही बारीकी से देखना शुरू किया, ताकि बम के मुख्य तारों का पता लगाया जा सके। घड़ी में केवल 7 मिनट बचे थे और उसका दिल उसकी पसलियों से बहुत ही तेज गति से टकरा रहा था, जो घबराहट बढ़ा रहा था। तभी उसकी नजर कमरे के एक कोने में रखे हुए एक बहुत बड़े और पुराने लोहे के वेंटिलेशन बॉक्स पर जाकर अचानक रुक गई। तारा तुरंत उस भारी बॉक्स के पास गई और अपनी पूरी शारीरिक ताकत लगाकर उसके लोहे के मोटे ढक्कन को खींचने का प्रयास किया। ढक्कन बहुत ज्यादा जाम था, लेकिन मौत के इस भयानक डर ने उसके शरीर में एक अजीब सी और असीमित ऊर्जा भर दी थी। एक जोरदार आवाज के साथ ढक्कन खुल गया और अंदर तारों का एक बहुत ही बड़ा और उलझा हुआ खतरनाक जाल साफ दिखाई दिया। यह वही मुख्य बम था जिसे रानव ने इस पूरी हवेली को उड़ाने और तारा को खत्म करने के लिए खास तौर पर लाया। घड़ी में अब केवल 5 मिनट बाकी थे और तारा को इन उलझे हुए तारों में से सही तार को काटना बहुत जरूरी था। लाल, नीले और हरे रंग के तार आपस में इतनी बुरी तरह से जुड़े हुए थे कि एक छोटी सी गलती भी जानलेवा थी। उसने अपनी सांस को पूरी तरह से रोका और बम के मुख्य सर्किट बोर्ड को बहुत ही गहराई और एकाग्रता के साथ देखने लगी। उसे प्रशिक्षण के दौरान सिखाई गई बम निरोधक तकनीकें बहुत स्पष्ट रूप से याद आ रही थीं, जो आज उसकी जान बचाने वाली थीं। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा चाकू निकाला और हरे रंग के तार को काटने के लिए अपना हाथ धीरे से आगे बढ़ाया। लेकिन अचानक उसे याद आया कि रानव बहुत ही चालाक है और वह कभी भी सीधे तरीके से किसी काम को अंजाम नहीं देगा। उसने हरे तार को छोड़ दिया और कारहा उसके ठीक नीचे छिपे हुए एक बहुत ही पतले और काले रंग के तार को ध्यान से देखा। यह काला तार मुख्य टाइमर के साथ सीधे जुड़ा हुआ था और यही वह असली तार था जो इस पूरे बम को नियंत्रित कर रहा था। समय अब केवल 1 मिनट ही बचा था और घड़ी की टिक टिक की तेज आवाज उसके दिमाग में हथौड़े की तरह बज रही थी। तारा ने एक गहरी और ठंडी सांस ली और अपने कांपते हुए हाथों को पूरी तरह से स्थिर करते हुए चाकू को नीचे किया। उसने उस काले तार को एक झटके में काट दिया और कमरे में गूंजता हुआ वह भयानक अलार्म अचानक से पूरी तरह बंद हो गया। दीवार पर लगी डिजिटल घड़ी की उल्टी गिनती ठीक 3 सेकंड पर आकर हमेशा के लिए रुक गई और तारा की जान बच गई। बम के रुकते ही बंकर का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक दरवाजा एक हल्की सी खटखट की आवाज के साथ अपने आप पूरी तरह से खुल गया। तारा ने राहत की एक बहुत बड़ी सांस ली और अपने माथे से बहते हुए ठंडे पसीने को अपने हाथ से साफ किया। उसे अब यह अच्छी तरह समझ आ गया था कि रानव कोई साधारण अपराधी नहीं है और वह किसी भी हद तक जा सकता है। अब समय आ गया था कि शिकारी अपने इस चालाक और घमंडी शिकार का पीछा करे और उसके खेल को हमेशा के लिए खत्म करे। वह अपनी पिस्तौल को दोनों हाथों में मजबूती से थामे हुए उस खुले दरवाजे से बाहर निकली और अंधेरी सीढ़ियों की तरफ तेजी से बढ़ी। ऊपर हवेली में अभी भी गोलियों की आवाजें और पुलिस के सायरन का शोर बहुत ही साफ और स्पष्ट रूप से सुनाई दे रहा था। रान उस गुप्त निकास द्वार से भागकर हवेली के एक दूसरे छिपे हुए हिस्से में जा चुका था, जहां उसका एक निजी हेलीकॉप्टर तैयार था। तारा को किसी भी कीमत पर रानव को उस हेलीकॉप्टर तक पहुंचने से पहले रास्ते में ही पूरी तरह रोकना था। सीढ़ियां चढ़ते हुए उसका संपर्क उसके कान में लगे छोटे संचार उपकरण के जरिए बाहर मौजूद पुलिस के मुख्य कमांडर से फिर से जुड़ गया। कमांडर ने उसे बताया कि उन्होंने मुख्य हॉल को पूरी तरह से सुरक्षित कर लिया है
और सभी बड़े अपराधियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन उन्हें रानव का कोई भी सुराग नहीं मिला है और वह उनके जाल से बहुत ही चालाकी से बाहर निकलने में सफल हो गया है। तारा ने उन्हें तुरंत बताया कि रानव हवेली के उत्तरी हिस्से में बने हुए गुप्त हेलीपैड की तरफ भाग रहा है। तारा बहुत ही तेजी से हवेली के उन पुराने और कम इस्तेमाल होने वाले रास्तों से होती हुई उत्तरी हिस्से की तरफ दौड़ने लगी। वह रास्ते में आने वाले हर छोटे बड़े खतरे के लिए खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से पूरी तरह तैयार कर चुकी थी। रानव ने अपनी सुरक्षा के लिए कुछ सबसे खतरनाक और खूंखार विदेशी भाड़े के सैनिकों को इस आखिरी रास्ते पर विशेष रूप से तैनात किया था। ये सैनिक किसी भी आम गार्ड से बहुत ज्यादा अलग और बहुत ही ज्यादा खतरनाक थे, जो बिना कोई सवाल किए जान ले लेते थे। जैसे ही तारा एक बड़े और लंबे गलियारे में दाखिल हुई, उसका सामना दो विशाल और हथियारों से लैस विदेशी भाड़े के सैनिकों से हुआ। उन सैनिकों ने तारा को देखते ही अपनी बड़ी मशीनगनों से अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दिया, जिससे पूरे गलियारे में भारी तबाही मच गई। तारा ने तुरंत एक मजबूत संगमरमर के खंभे के पीछे छलांग लगाकर अपनी जान बचाई और गोलियां खंभे से टकराकर चारों तरफ बिखरने लगीं। उसे समझ आ गया कि इन सैनिकों से सीधी लड़ाई करना उसकी सबसे बड़ी और भयंकर बेवकूफी साबित हो सकती है। तारा ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक छोटा सा फ्लैशबैंग ग्रेनेड निकाला, जो इस तरह की मुश्किल स्थितियों के लिए सबसे उपयुक्त था। उसने ग्रेनेड की पिन निकाली और उसे जमीन पर लुढ़का दिया, जो सीधे उन दोनों विशाल सैनिकों के पैरों के पास जाकर बहुत जोर से फटा। एक बहुत ही तेज सफेद रोशनी और कान फोड़ देने वाली तेज आवाज ने उन दोनों सैनिकों को कुछ पलों के लिए पूरी तरह अंधा कर दिया। तारा ने इस सुनहरे मौके का पूरा फायदा उठाया और खंभे के पीछे से बहुत तेजी से बाहर निकली। उसने दौड़ते हुए अपनी पिस्तौल से लगातार दो बहुत ही सटीक निशाने लगाए और दोनों सैनिकों को बिना कोई भी मौका दिए जमीन पर गिरा दिया। यह उसके लिए एक बहुत बड़ी सफलता थी, लेकिन वह जानती थी कि आगे का रास्ता इससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक और चुनौतीपूर्ण होने वाला है। वह उन सैनिकों के ऊपर से कूदते हुए आगे की तरफ भागी और हवेली के उत्तरी बगीचे के दरवाजे तक बहुत ही सुरक्षित तरीके से पहुंच गई। बाहर का मौसम बहुत ज्यादा खराब हो चुका था और तेज हवाओं के साथ जोरदार बारिश होने लगी थी। उत्तरी बगीचे के अंत में एक बहुत बड़ा और आधुनिक हेलीपैड बना हुआ था, जहां रानव का शानदार और काला हेलीकॉप्टर उड़ने के लिए तैयार था। हेलीकॉप्टर के ब्लेड बहुत तेजी से घूम रहे थे और उनकी तेज आवाज बारिश के शोर में भी बहुत ही डरावनी और स्पष्ट रूप से सुनाई दे रही थी। रानव एक काले रेनकोट में पूरी तरह छिपा हुआ हेलीकॉप्टर की तरफ बहुत ही तेजी से और पागलों की तरफ भागता हुआ साफ दिखाई दे रहा था। उसके साथ उसके तीन सबसे खास और खतरनाक अंगरक्षक भी थे, जो उसे सुरक्षा दे रहे थे। तारा ने बारिश में भीगते हुए अपनी पिस्तौल से उन अंगरक्षकों पर बहुत ही सटीक निशाना साधा और गोलियां चलानी शुरू कर दी ताकि उन्हें रोक सके। उसकी गोलियों ने तुरंत एक अंगरक्षक को निशाना बनाया और वह जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन बाकी दो गार्डों ने तारा की तरफ जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। तारा एक बड़ी चट्टान के पीछे सुरक्षित छिप गई और गोलियां उस चट्टान से टकराकर चिंगारियां पैदा करने लगीं, जो अंधेरे में बहुत ही खौफनाक लग रही थीं। रानव इस गोलाबारी का पूरा फायदा उठाकर हेलीकॉप्टर के दरवाजे तक पहुंच गया। तारा को यह अच्छी तरह समझ आ गया था कि अगर रानव उस हेलीकॉप्टर में बैठकर उड़ गया तो उसे पकड़ना हमेशा के लिए असंभव हो जाएगा। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना उस चट्टान के पीछे से छलांग लगाई और बारिश में दौड़ते हुए हेलीकॉप्टर की तरफ बहुत ही तेजी से बढ़ने लगी। गार्डों की गोलियां उसके बहुत करीब से होकर गुजर रही थीं, लेकिन उसका पूरा ध्यान और उसकी नजरें सिर्फ और सिर्फ रानव पर ही टिकी हुई थीं। उसने दौड़ते हुए एक और गार्ड को अपनी पिस्तौल से बिल्कुल सही निशाना लगाकर गिरा दिया। अब केवल एक आखिरी गार्ड बचा था, जो हेलीकॉप्टर के दरवाजे पर खड़ा होकर तारा को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था। तारा ने अपनी पिस्तौल को नीचे किया
और उस गार्ड की तरफ बहुत तेजी से दौड़ते हुए उस पर सीधा हमला करने का फैसला किया। उसने हवा में एक शानदार छलांग लगाई और अपने पैरों से उस गार्ड की छाती पर बहुत जोर से लात मारी, जिससे वह गिर पड़ा। वह गार्ड हेलीकॉप्टर से नीचे गिरकर पूरी तरह से बेहोश हो गया और रास्ता साफ हो गया। रानव हेलीकॉप्टर के अंदर बैठ चुका था और पायलट को तुरंत उड़ने का सख्त आदेश दे रहा था, जिससे हेलीकॉप्टर हवा में उठने लगा था। तारा ने अपनी पूरी ताकत लगाई और हेलीकॉप्टर के हवा में उड़ने से ठीक 1 सेकंड पहले उसके लोहे के ढांचे को मजबूती से पकड़ लिया। हेलीकॉप्टर धीरे धीरे आसमान की तरफ ऊपर उठने लगा और तारा हवा में लटकती हुई बहुत ही भयानक स्थिति में फंस गई थी, जो जानलेवा थी। तेज हवा और बारिश की वजह से उसके हाथों की पकड़ धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी थी। तारा ने अपने दांतों को बहुत जोर से पीसा और अपनी शारीरिक शक्ति का पूरा इस्तेमाल करते हुए खुद को धीरे धीरे ऊपर की तरफ खींचा। वह बहुत ही मुश्किल से हेलीकॉप्टर के खुले हुए दरवाजे के अंदर घुसने में सफल हो गई, जिससे रानव पूरी तरह से हैरान और सन्न रह गया। रानव ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि यह लड़की मौत के मुंह से निकलकर यहां तक उसका पीछा करते हुए आ जाएगी। उसने अपनी पिस्तौल निकाली और तारा पर गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन तारा उससे कहीं ज्यादा तेज थी। तारा ने एक जोरदार छलांग लगाई और सीधे रानव के ऊपर जाकर गिर पड़ी, जिससे रानव के हाथ से पिस्तौल छूटकर नीचे फर्श पर गिर गई। दोनों के बीच हेलीकॉप्टर के छोटे से कैबिन में एक बहुत ही भयंकर और जानलेवा शारीरिक लड़ाई शुरू हो गई, जो मौत का खेल थी। रानव ने तारा का गला घोंटने की पूरी कोशिश की, लेकिन तारा ने अपने बचाव में रान के चेहरे पर कई जोरदार मुक्के बहुत तेजी से मारे। हेलीकॉप्टर आसमान में बहुत बुरी तरह से हिलने लगा था, जिससे पायलट का संतुलन भी लगातार बिगड़ रहा था। तारा ने अपनी कोहनी से रानव की पसलियों पर एक बहुत ही जोरदार प्रहार किया, जिससे रानव दर्द से बुरी तरह कराहता हुआ पीछे की तरफ हट गया। तारा ने मौका पाते ही अपनी पिस्तौल वापस उठा ली और उसे सीधा रानव के माथे पर बहुत ही सख्ती के साथ तान दिया। तारा ने मौका पाते ही बहुत ही सख्ती के साथ तान दिया। पायलट को चिल्लाकर आदेश दिया कि वह तुरंत इस हेलीकॉप्टर को वापस उसी हवेली के बगीचे में सुरक्षित तरीके से नीचे उतार दे। रानव की आंखों में अब पूरी तरह से हार और मौत का खौफ बहुत ही साफ तौर पर दिखाई दे रहा था। हेलीकॉप्टर धीरे धीरे हवेली के उस विशाल बगीचे में वापस उतरने लगा, जहां भारी बारिश के बीच पुलिस की कई गाड़ियां पहले से मौजूद थीं। लाल और नीली रोशनी के बीच हेलीकॉप्टर के उतरते ही दर्जनों पुलिस वालों ने उसे अपने हथियारों के साथ पूरी तरह से घेर लिया। रानव अपनी जगह पर बिल्कुल सुन्न होकर बैठा था, क्योंकि उसकी भागने की आखिरी और सबसे बड़ी उम्मीद भी अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। तारा ने रानव को कॉलर से पकड़ा और उसे एक बहुत ही करारा और अपमानजनक झटका देकर बाहर की तरफ खींचा। तारा ने रान को बारिश में भीगते हुए पुलिस अधिकारियों के सामने जोर से धक्का दिया और वह घुटनों के बल बहुत बुरी तरह गिर पड़ा। एक समय जो इंसान खुद को भगवान समझता था, आज वह एक मुजरिम की तरह पुलिस के सामने जमीन पर भीख मांगता दिख रहा था। तारा ने पुलिस कमांडर की तरफ देखकर बहुत ही संतोष के साथ एक गहरी सांस ली, क्योंकि उसका यह खतरनाक मिशन पूरा हो गया था। यह रात रानव के उस झूठे अहंकार और उसके काले साम्राज्य के हमेशा के लिए दफन होने की रात बन चुकी थी। बारिश की तेज बूंदें रानव के चेहरे पर गिर रही थीं, लेकिन वह पुलिस के सामने घुटनों के बल बैठे हुए भी जोर से हंस रहा था। उसकी भयानक हंसी सुनकर वहां मौजूद सभी पुलिस अधिकारी पूरी तरह से हैरान रह गए और एक दूसरे को देखने लगे। रानव ने तारा की आंखों में नफरत से देखा और कहा कि तुम्हें सच में लगा कि यह मेरा आखिरी दाम था। उसने बताया कि यह हेलीकॉप्टर सिर्फ एक छोटा सा नाटक था, ताकि तुम्हारा ध्यान मेरे असली और सबसे बड़े विनाशकारी प्लान से पूरी तरह हट जाए। रानव ने अपने चेहरे से बारिश का पानी साफ करते हुए कहा
कि मेरे मुख्य कार्यालय में एक बहुत ही खतरनाक और स्वचालित प्रणाली मौजूद है। अगर अगले 15 मिनट में मेरे फिंगरप्रिंट और दिल की धड़कन वहां दर्ज नहीं हुए, तो एक बहुत ही जहरीली गैस पूरे शहर की हवा में फैल जाएगी। उसने कहा कि तुम मुझे गिरफ्तार करके भी लाखों मासूम लोगों की जान किसी भी कीमत पर नहीं बचा पाओगी। तारा को तुरंत एहसास हुआ कि रानव बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा है और यह उसका आखिरी और सबसे खतरनाक हथियार है। तारा ने बिना एक भी सेकंड बर्बाद किए पुलिस कमांडर की तरफ देखा और स्थिति की गंभीरता कमांडर ने उसे चेतावनी दी कि हवेली के अंदर अभी भी रानव के कुछ सबसे खूंखार और छिपे हुए विशेष गार्ड मौजूद हो सकते हैं। लेकिन तारा ने रानव को कॉलर से खींचकर बहुत जोर से उठाया और अपनी पिस्तौल उसकी पीठ पर सीधे तान दी। रानव के चेहरे पर अभी भी एक बहुत ही घमंडी और खतरनाक मुस्कान थी, क्योंकि उसे अपनी इस आखिरी चाल पर पूरा भरोसा था। वे दोनों पुलिस की एक छोटी टीम के साथ वापस उस तबाह हो चुकी हवेली के अंदर बहुत तेजी से दाखिल हुए। हवेली के बड़े और शानदार हॉल अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुके थे और वहां बारूद और खून की भयानक बदबू फैली हुई थी। जैसे ही वे रानव के निजी कार्यालय की तरफ जाने वाले विशेष लिफ्ट के पास पहुंचे, 3 काले कपड़े पहने हुए खूंखार गार्ड अचानक छत से नीचे कूद पड़े। उन खूंखार गार्डों ने तुरंत एक बहुत ही शक्तिशाली धुएं वाला बम जमीन पर फेंका, जिससे पूरे इलाके में घना धुआं भर गया। इस धुएं ने तारा और रानव को पुलिस की उस छोटी सी टीम से पूरी तरह से अलग और बिल्कुल अकेला कर दिया। तारा जानती थी कि अगर रानव उसकी नजरों से दूर हुआ तो लाखों बेगुनाह लोगों की जान पल भर में चली जाएगी। उसने रानव को धक्का देकर एक सुरक्षित और संकरे गलियारे में धकेल दिया और उन खतरनाक गार्डों का सामना करने के लिए अपनी पिस्तौल पूरी तरह से तैयार कर ली। एक विशाल गार्ड अपने हाथ में एक बहुत ही तेज और खतरनाक लड़ाकू चाकू लेकर तारा की तरफ बहुत तेजी से झपटा। तारा ने बहुत ही शानदार फुर्ती के साथ खुद को नीचे झुकाया और उस गार्ड के भारी हाथ को बहुत मजबूती से पकड़ लिया। उसने गार्ड की ही गति का इस्तेमाल करते हुए उसे बहुत जोर से सामने वाली दीवार पर दे मारा। वह बेहोश हो गया। दूसरे गार्ड ने अपनी बड़ी बंदूक से गोलियों की बौछार शुरू कर दी, जिससे बचने के लिए तारा को एक बहुत बड़ी और मजबूत मूर्ति के पीछे कूदना पड़ा। तारा ने अपनी पिस्तौल की खाली मैगजीन को बहुत चालाकी से दूसरी तरफ फेंका, जिससे गार्ड का सारा ध्यान भटक गया। गार्ड ने उस आवाज की दिशा में तुरंत गोलियां चलानी शुरू कर दी और तारा ने इस शानदार मौके का बहुत अच्छा फायदा उठाया। वह मूर्ति के दूसरी तरफ से बाहर निकली और बहुत ही सटीक निशाना लगाते हुए उस गार्ड के कंधे पर एक जोरदार गोली मार दी। तीसरा गार्ड पीछे से हमला करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तारा ने अपनी एक बहुत ही तेज लात से उसे भी पूरी तरह बेहोश कर दिया। तारा और रानव अंततः उस मुख्य और सबसे सुरक्षित स्टील के दरवाजे तक पहुंचने में पूरी तरह से सफल हो गए। रानव ने वहां जाकर बहुत ही घमंडी अंदाज में कहा कि अब समय बिल्कुल खत्म हो चुका है और वह इस दरवाजे को कभी नहीं खोलेगा। तारा को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उसने रानव को कॉलर से पकड़कर बायोमेट्रिक स्कैनर पर बहुत जोर से दे मारा। स्कैनर ने उसके चेहरे और आंखों की पुतलियों को तुरंत पढ़ लिया और वह भारी लोहे का दरवाजा एक बहुत ही तेज आवाज के साथ अचानक से खुल गया। कार्यालय के अंदर का माहौल बहुत ही ज्यादा ठंडा और डरावना था और वहां एक बड़ी लाल बत्ती लगातार चमक रही थी। उस बत्ती की रोशनी में समय बताने वाली एक बड़ी डिजिटल घड़ी साफ दिखाई दे रही थी, जिसमें केवल 3 मिनट बाकी थे। तभी रान ने अचानक अपनी कोहनी से तारा के पेट में एक बहुत ही जोरदार प्रहार किया और मेज के नीचे से एक भारी लोहे का औजार निकाल लिया। उसने पूरी ताकत के साथ उस औजार को तारा के सिर पर मारा, लेकिन तारा ने तुरंत नीचे झुककर अपनी जान बचा ली। रानव अब पूरी तरह से पागल हो चुका था और वह एक जंगली जानवर की तरह पागलों की तरह हमले कर रहा था।
उसने अपने भारी लोहे के औजार से कई महंगे कंप्यूटर और कांच के सुंदर पैनलों को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। तारा बहुत ही शांति और संयम के साथ उसके कांच के एक संदर बादरिया के हर वार से बच रही थी और अपने सही मौके का इंतजार कर रही थी। जब रानव ने एक और जोरदार हमला किया तो तारा ने अपने हाथों से उसे रोका और रानव के गले पर एक बहुत ही भयानक मुक्का जड़ दिया। रानव गले पर लगी गहरी चोट के कारण बुरी तरह से खांसने लगा और उसे सांस लेने में भारी तकलीफ हो रही थी। वह घुटनों के बल जमीन पर गिर गया, लेकिन दीवार पर लगी घड़ी में अब केवल 60 सेकंड का ही समय बाकी था। तारा ने बिना कोई भी पल गंवाए उसे घसीटकर मुख्य कंप्यूटर के पास लाया और उसका हाथ बायोमेट्रिक मशीन पर रख दिया। मशीन ने तुरंत बीप की आवाज की, लेकिन स्क्रीन पर एक और नया संदेश आया जिसमें एक खास मौखिक पासवर्ड की मांग की गई थी। तारा ने अपनी पिस्तौल रानव के सिर पर बहुत ही सख्ती के साथ तान दी और जोर से चिल्लाकर कहा कि पासवर्ड बोलो। लेकिन रान ने बहुत ही डरावनी हंसी हंसते हुए कहा कि अब हम दोनों एक साथ मरेंगे और हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। तारा को तुरंत यह अच्छी तरह समझ आ गया कि जो इंसान अपने अहंकार के लिए मौत को गले लगा चुका है वह डरेगा नहीं। उसने अपनी तेज नजरों से पूरे कमरे का बहुत ध्यान से मुआयना करना शुरू किया ताकि उस पासवर्ड का कोई सुराग मिल सके। उसकी नजर अचानक रानव की कुर्सी के पीछे लगी हुई एक बहुत ही बड़ी और शानदार पेंटिंग पर जाकर ठहर गई। उस पेंटिंग के बिल्कुल नीचे सुनहरे अक्षरों में रानव का नाम और उसकी अजेय ताकत के बारे में एक बड़ा सा वाक्य लिखा हुआ था। तारा को अपने प्रशिक्षण के दौरान मिला हुआ वह बहुत ही खास ऑडियो उपकरण तुरंत याद आया जो उसके पास मौजूद था। उसने अपनी जेब से अपना फोन निकाला और उसमें रिकॉर्ड की गई रानव की पुरानी आवाजों को बहुत तेजी से खोलना शुरू किया। समय बहुत ही तेजी से भाग रहा था और घड़ी में अब केवल 20 सेकंड का ही बहुत कीमती समय बाकी बचा था। तारा की उंगलियां फोन की स्क्रीन पर बिजली की गति से चल रही थीं और उसने रानव के भाषण के शब्दों को जोड़ना शुरू किया। उसने बहुत ही चालाकी से रानव की आवाज में एक पूरा वाक्य तैयार कर लिया और फोन को मुख्य कंप्यूटर के माइक्रोफोन के पास रख दिया। जैसे ही घड़ी में केवल 10 सेकंड बचे, तारा ने तुरंत ऑडियो को चला दिया और रान बुरी तरह से घबरा गया। तारा के फोन से रानव की वह झूठी लेकिन बिल्कुल असली लगने वाली आवाज पूरे शांत और ठंडे कमरे में बहुत ही स्पष्ट रूप से गूंज उठी। कंप्यूटर के जटिल सिस्टम ने तुरंत उस आवाज की गहराई और उसके पैटर्न की बहुत ही बारीकी के साथ जांच करनी शुरू कर दी। एक बहुत ही खौफनाक और तनावपूर्ण पल के बाद अचानक मुख्य स्क्रीन का रंग लाल से बिल्कुल हरा हो गया। स्क्रीन पर संदेश लिखा आया कि सिस्टम बंद कर दिया गया है और उल्टी गिनती ठीक 4 सेकंड पर हमेशा के लिए रुक गई। रानव अपनी फटी हुई और हैरान आंखों से उस हरी स्क्रीन को बहुत ही सदमे के साथ लगातार घूर रहा था, क्योंकि उसका सबसे बड़ा हथियार नाकाम हो गया था। उसकी आखिरी और सबसे भयानक योजना, जिसे उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जीत माना था, अब पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुकी थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक मामूली सी दिखने वाली लड़की ने उसके पूरे खौफनाक साम्राज्य को इतनी आसानी से खत्म कर दिया। इस हार ने रानव के घमंड और उसके दिमाग को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। तारा अपनी कुर्सी से बहुत ही शांति के साथ खड़ी हुई और उसके चेहरे पर जीत का कोई भी झूठा घमंड या खुशी बिल्कुल नहीं थी। वह बहुत ही ठंडे और धीमे कदमों से चलते हुए उस कांपते और रोते हुए अरबपति अपराधी के बिल्कुल करीब आकर खड़ी हो गई। उसने बिना कोई भी शब्द कहे अपना हाथ बहुत ही मजबूती के साथ ऊपर उठाया और रानव के चेहरे पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। यह बिल्कुल वैसा ही थप्पड़ था जैसा उसने पहली बार मारा था, लेकिन इस बार रानव को बचाने के लिए कोई ताकत मौजूद नहीं थी। उस जोरदार थप्पड़ की आवाज उस शानदार और बड़े कार्यालय में बहुत देर तक गूंजती रही और रानव पूरी तरह से टूट गया। रानव उस थप्पड़ की शारीरिक चोट से नहीं, बल्कि अपने मानसिक और भावनात्मक विनाश के कारण जमीन पर पीछे की तरफ गिर पड़ा। वह फर्श पर एक छोटे
और बेबस बच्चे की तरह सिकुड़ कर बैठ गया और अपने आप से कुछ अजीब सी बातें बुदबुदाने लगा। वह खूंखार इंसान जो दुनिया को अपनी मुट्ठी में करने का सपना देखता था, अब एक बहुत ही दयनीय और लाचार व्यक्ति बन चुका था। तारा ने कुछ पलों के लिए उसे बहुत ही शांत नजरों से देखा, ताकि यह पक्का हो सके कि वह अब कोई नया खतरा नहीं बन सकता। उसने बहुत ही धीमी लेकिन सख्त आवाज में कहा कि असली ताकत कभी भी कमजोर लोगों को डराने या मारने से बिल्कुल नहीं मिलती है। सच्ची ताकत उस महान साहस से पैदा होती है जो तुम्हारे जैसे भयंकर राक्षसों के खिलाफ बिना डरे मजबूती से खड़ा रहता है। यह कहकर उसने रानव की तरफ अपनी पीठ मोड़ ली, जो यह साबित करता था कि अब वह उसके लिए कुछ नहीं है। उसने अपने कान में लगे संचार उपकरण को दबाया और पुलिस कमांडर को स्थिति की पूरी और सही जानकारी देनी शुरू की। उसने बहुत शांति से कहा कि मुख्य खतरा अब पूरी तरह से खत्म हो चुका है और आप अपनी टीम को सबसे ऊपरी मंजिल पर भेज सकते हैं। उसने उन्हें रानव को गिरफ्तार करने के लिए हथकड़ियां साथ लाने का भी सख्त निर्देश दिया। कमांडर की आवाज बहुत ही सम्मान के साथ वापस आई और उन्होंने कहा कि आपने आज पूरे शहर को एक बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया है। पुलिस टीम का इंतजार करते हुए तारा ने अपना सारा ध्यान वापस उस विशाल और मुख्य कंप्यूटर की तरफ पूरी तरह केंद्रित कर लिया। उसने बचे हुए सभी गुप्त दस्तावेजों और विदेशी बैंक खातों की अहम जानकारी को बहुत ही तेजी के साथ अपनी खास पेन ड्राइव में सुरक्षित करना शुरू कर दिया। वह इस बात को पूरी तरह से सुनिश्चित करना चाहती थी कि रानव के इस खतरनाक और काले साम्राज्य की जड़ें हमेशा के लिए कट जाएं। वह किसी भी नए अपराधी को रानव की जगह लेने का कोई मौका नहीं देना चाहती थी। कुछ ही मिनटों के बाद कार्यालय के भारी दरवाजे एक बार फिर से खुले और पुलिस के विशेष जवान पूरी ताकत के साथ अंदर आ गए। उन जवानों ने अपनी बड़ी बंदूकों के साथ पूरे कमरे को बहुत ही सुरक्षित तरीके से अपने कड़े नियंत्रण में ले लिया। दो पुलिस अधिकारियों ने रानव को फर्श से बहुत ही बेरुखी से उठाया और उसके दोनों हाथों में भारी हथकड़ियां मजबूती से पहना दी। रानव ने किसी भी तरह का कोई विरोध नहीं किया और उसकी खाली आंखें सिर्फ दीवार की तरफ देख रही थीं, क्योंकि वह हार चुका था। पुलिस कमांडर ने बहुत ही सम्मान के साथ आगे बढ़कर तारा की तरफ अपना हाथ मिलाया और उसके महान साहस की तारीफ की। कमांडर ने उस पूरी तरह से तबाह हो चुके मुख्य नियंत्रण कक्ष को बहुत ही हैरानी और आश्चर्य की नजरों से चारों तरफ देखा। उन्होंने कहा कि एक अकेली लड़की ने इतने बड़े और खतरनाक गिरोह को कैसे नष्ट किया। यह खुफिया एजेंसी के लिए एक मिसाल बनेगा। तारा ने बहुत ही साधारण और शांत भाव से जवाब दिया कि वह सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रही थी और यह उसका फर्ज था। पुलिस के जवान रानव को पकड़कर बहुत ही सख्ती के साथ कार्यालय से बाहर लिफ्ट की तरफ ले जाने लगे, जो नीचे जाती थी। जैसे ही वे वापस हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचे, वहां की भयंकर तबाही का असली मंजर सबके सामने बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। वहां मौजूद पुलिसकर्मी हर एक छोटे बड़े सबूत को बहुत ही सावधानी से इकट्ठा कर रहे थे और डॉक्टर घायल अपराधियों का इलाज कर रहे थे। रानव को उसके उन विदेशी मेहमानों और पुराने साथियों के सामने से बहुत ही अपमानजनक तरीके से घुमाकर ले जाया गया। विक्रम को भी पुलिस ने बहुत भारी हथकड़ियां पहना दी थीं और उसके शरीर पर कई सफेद पट्टियां बंधी हुई साफ दिखाई दे रही थीं। जैसे ही रानव उसके करीब से गुजरा, दोनों की आंखें मिलीं और उनके बीच की वह गहरी नफरत अब पूरी तरह से बाहर आ गई। विक्रम ने अपनी घृणा दिखाते हुए जमीन पर जोर से थूका, क्योंकि रानव ने अपनी जान बचाने के लिए उसे बहुत बड़ा धोखा दिया था। लेकिन रानव ने इस भारी अपमान पर कोई भी प्रतिक्रिया बिल्कुल नहीं दी, क्योंकि उसका पूरा घमंड अब खत्म हो चुका था। पुलिस की पूरी टीम रानव को हवेली के मुख्य और सबसे बड़े दरवाजे से बाहर लेकर आई, जहां मौसम अब बिल्कुल साफ हो चुका था। रात का वह भयानक तूफान अब पूरी तरह से खत्म हो गया था और आसमान में सुबह की हल्की और नई रोशनी फैलने लगी थी। हवेली के बड़े गेट के बाहर बहुत सारे पत्रकार और बड़े समाचार चैनलों की गाड़ियां पहले से ही अपनी जगहों पर मौजूद थीं।
सभी कैमरों की तेज चमक और पत्रकारों के तीखे सवालों के बीच उस घमंडी अरबपति का भारी पतन पूरी दुनिया को दिखाया जा रहा था। तारा हवेली की सबसे ऊंची और शानदार सीढ़ियों पर बहुत ही शांति के साथ खड़ी होकर बाहर के इस पूरे नज़ारे को देख रही थी। सुबह की वह बहुत ही हल्की और ठंडी हवा उसके थके हुए और घायल चेहरे को एक बहुत ही सुकून भरा एहसास दे रही थी। उसका यह सबसे ज्यादा खतरनाक और जानलेवा मिशन अब पूरी तरह से खत्म हो चुका था और उसने अपना काम बेहतरीन तरीके से किया था। उसने अपनी जैकेट की अंदरूनी जेब से अपना असली पुलिस बैज निकाला और उसे बहुत ही गर्व और सम्मान के साथ देखा। सुबह की पहली किरण ने हवेली के विशाल मैदान को एक नई रोशनी से पूरी तरह नहला दिया था। रात का वह भयंकर अंधकार अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। पुलिस के सैकड़ों जवान पूरे परिसर में बहुत ही मुस्तैदी और सावधानी के साथ अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। एम्बुलेंस की बत्तियां अभी भी चमक रही थीं और घायलों को अस्पताल ले जाने का काम तेजी से चल रहा था। तारा सीढ़ियों पर खड़ी होकर इस तबाही के बाद की शांति को बहुत गहरी नजरों से देख रही थी। हवेली के अंदर से पुलिस अधिकारियों की टीमें बहुत सारे कागजात और कंप्यूटर सर्वर बाहर निकाल रही थी। रानव का पूरा साम्राज्य, जिसे उसने बहुत सालों की मेहनत और क्रूरता से बनाया था, अब पूरी तरह बिखर चुका था। हर एक फाइल और हर एक हार्ड ड्राइव में उसके उन खौफनाक और काले कारनामों के पक्के सबूत छिपे हुए थे। तारा को यह देखकर बहुत संतुष्टि महसूस हो रही थी कि अब यह खतरनाक अपराधी कभी भी अदालत से बच नहीं पाएगा। उसका बुना हुआ यह मजबूत जाल अब हमेशा के लिए टूट चुका था। रानव को एक बहुत ही भारी और मजबूत पुलिस वैन की तरफ ले जाया जा रहा था। उसके हाथों में लगी वह ठंडी और लोहे की हथकड़ी उसके हर उस घमंड को पूरी तरह तोड़ रही थी जो उसने पाला था। जो मीडिया वाले कल तक उसकी एक झलक पाने के लिए घंटों इंतजार करते थे, आज वही उसे गालियां दे रहे थे। कैमरों की तेज चमक उसकी आंखों में चुभ रही थी, लेकिन वह अपना सिर उठाकर किसी का सामना नहीं कर पा रहा था। वह दुनिया के सामने पूरी तरह नंगा हो चुका था। जब रानव को वैन के अंदर धकेला जा रहा था, तो उसने आखिरी बार मुड़कर तारा की तरफ देखा। उसकी आंखों में अभी भी बहुत सारी नफरत और हार का वह भयानक दर्द साफ दिखाई दे रहा था। तारा ने बिना कोई भी भावना दिखाए उसे एक बहुत ही ठंडी और शांत नजर से वापस घूरा। उसे रानव के इस घृणित रूप से कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि उसकी जीत पूरी हो चुकी थी। वैन का भारी दरवाजा एक बहुत जोरदार आवाज के साथ बंद हुआ और रानव हमेशा के लिए अंधेरे में खो गया। तारा के मुख्य कमांडर अब सीढ़ियां चढ़कर उसके पास आ रहे थे और उनके चेहरे पर बहुत गर्व था। उन्होंने तारा के कंधे पर बहुत ही शाबाशी और सम्मान के साथ अपना हाथ रखा। कमांडर ने कहा कि तुमने वह असंभव काम कर दिखाया है जिसे करने से बड़े बड़े अधिकारी भी डरते थे। तुमने एक बहुत ही भयानक और बड़े अपराधी को बिना किसी सेना के केवल अपनी चालाकी से हरा दिया। यह देश और हमारा पूरा विभाग हमेशा तुम्हारे इस महान काम के लिए पूरी तरह से तुम्हारा कर्जदार रहेगा। तारा ने एक बहुत ही हल्की मुस्कान के साथ कमांडर की तरफ देखा और सम्मान से अपना सिर झुकाया। उसने कहा कि सर, यह सिर्फ मेरी जीत नहीं है, बल्कि उन सभी बेगुनाह लोगों की जीत है जिन्हें सताया गया था। रानव जैसे लोगों को हमेशा यह गलतफहमी होती है कि उनकी ताकत और उनका पैसा उन्हें हर सजा से बचा लेगा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि न्याय की एक बहुत ही धीमी लेकिन निश्चित प्रक्रिया होती है जो सब तबाह कर देती है। मेरी नौकरी का बस यही एक सबसे महत्वपूर्ण और मुख्य उद्देश्य है। कमांडर ने सिर हिलाकर उसकी बात से पूरी तरह सहमति जताई और उसे घर जाने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि शनाया, अब तुम्हारा यह तारा वाला कठिन रूप और यह मुश्किल मिशन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। तुम्हें अब एक बहुत लंबा और अच्छा आराम करने की सख्त जरूरत है ताकि तुम पूरी तरह ठीक हो सको। तारा ने अपनी नौकरानी वाली उस फटी पुरानी ड्रेस को देखा और एक बहुत गहरी और ठंडी सांस ली।
उसे यह कपड़े उतारने में बहुत ज्यादा खुशी और बड़ी राहत महसूस होने वाली थी। वह सीढ़ियों से नीचे उतरी और पुलिस के जवानों के बीच से गुजरते हुए मुख्य द्वार की तरफ आगे बढ़ने लगी। कई अधिकारी उसके रास्ते से बहुत सम्मान के साथ पीछे हट गए, क्योंकि वे उसकी असली ताकत को देख चुके थे। वह लड़की, जिसे रानव ने एक मामूली और कमजोर नौकरानी समझकर अपने पैरों की धूल समझने की भूल की थी, आज वही लड़की उस हवेली की सबसे बड़ी और ताकतवर इंसान बनकर बहुत शान से बाहर की तरफ निकल रही थी। उसका हर एक कदम बहुत मजबूत और आत्मविश्वास से भरा था। कुछ दिनों के बाद पूरे देश की मीडिया में सिर्फ रानव और उसकी तबाही की खबरें ही लगातार दिखाई जा रही थीं। उसके सारे विदेशी और काले बैंक खातों को सरकार ने पूरी तरह से सील करके अपने कब्जे में ले लिया था। उसके हथियारों के पूरे नेटवर्क को जड़ से उखाड़ दिया गया था और कई बड़े अपराधियों को उम्रकैद मिल चुकी थी। विक्रम ने सरकारी गवाह बनकर रानव के खिलाफ बहुत सारे पक्के सबूत दिए, जिससे रानव को फांसी की सजा सुना दी गई। यह एक बहुत बड़ा न्याय था जो होना था। रानव अपनी अंधेरी जेल की कालकोठरी में बैठा हुआ अक्सर उस भयानक रात को बार बार याद करके बुरी तरह कांपता था। उसे वह जोरदार थप्पड़ और तारा की वह खौफनाक और ठंडी आवाज अपने दिमाग में हमेशा गूंजती हुई सुनाई देती थी। उसने कभी सपने में भी यह नहीं सोचा था कि एक बहुत ही साधारण सी लड़की उसका यह हाल कर देगी। उसका घमंड, जिसे कोई भी ताकत नहीं तोड़ पाई थी, उसे एक मामूली दिखने वाली नौकरानी ने बहुत आसानी से तोड़ दिया था। अब उसके पास सिवाय पछतावे के कुछ नहीं था। दूसरी तरफ शनाया अपने घर की बालकनी में एक बहुत ही आरामदायक कुर्सी पर बैठकर अपनी सुबह की कॉफी पी रही थी। उसने एक बहुत ही सुंदर और सफेद रंग की साधारण सी सूती पोशाक पहनी हुई थी, जो उसे शांति दे रही थी। उसके चेहरे पर अब किसी तरह का कोई तनाव या थकान नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही गहरी और मीठी शांति थी। उसने अखबार में रानव की उम्र कैद और फांसी की सजा की खबर को बहुत ही ध्यान से पढ़ा और उसे एक तरफ रख दिया। उसका काम पूरा हो गया था। कॉफी का एक गर्म घूंट लेते हुए उसे अचानक अपनी वह पुरानी जिंदगी और वह खतरनाक मिशन एक फिल्म की तरह याद आया। वह कैसे एक बहुत ही डरी हुई सी दिखने वाली नौकरानी बनी और कैसे उसने उस मजबूत किले में अपनी जगह बनाई। उसने रान के हर जुल्म और हर अपमान को बहुत ही खामोशी से सहा, ताकि वह सही समय आने पर वार कर सके। वह थप्पड़ केवल उसका गुस्सा नहीं था, बल्कि वह उसकी सालों की कड़ी मेहनत और योजना का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। उसने खुद पर बहुत गर्व महसूस किया। उसका फोन अचानक मेज पर बजने लगा। स्क्रीन पर खुफिया एजेंसी के प्रमुख निदेशक का नाम चमक रहा था, जो महत्वपूर्ण था। उसने बहुत ही शांत भाव से फोन उठाया और निदेशक की भारी आवाज सुनकर उन्हें सुबह का सम्मान भरा नमस्कार तुरंत किया। निदेशक ने कहा कि तुम्हारी छुट्टियां अब लगभग खत्म हो चुकी हैं और मुझे उम्मीद है कि तुमने पूरा आराम कर लिया होगा। देश को तुम्हारी एक बार फिर से बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि एक नया और बड़ा खतरा हमारी सीमाओं पर मंडरा रहा है। शनाया की आंखों में फिर से वही पुरानी चमक और एक तेज आग अचानक लौट आई, जो उसके जासूस होने की पहचान थी। उसने तुरंत अपना कॉफी का कप मेज पर नीचे रखा और अपने शरीर को पूरी तरह से सीधा और सतर्क कर लिया। उसने कहा कि सर, मैं इस नई चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हूं और मुझे मिशन बताइए। निदेशक ने बहुत ही गर्व के साथ कहा कि मुझे तुमसे बिल्कुल यही एक शानदार और बहादुर उम्मीद थी, मेरी बेहतरीन अधिकारी। फोन कटने के बाद शनाया अपनी जगह से उठी और बालकनी की रेलिंग के पास जाकर बाहर की दुनिया को देखने लगी। वह जानती थी कि यह दुनिया कभी भी पूरी तरह से शांत या सुरक्षित नहीं रह सकती, क्योंकि बुराई हमेशा रूप बदलती है। रानव जैसे बहुत से खतरनाक लोग हमेशा पैदा होते रहेंगे, जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके मासूमों को दबाना चाहेंगे। लेकिन जब तक शनाया जैसी निडर और मजबूत दीवारें मौजूद हैं,
तब तक कोई भी अपराधी कभी भी अपने नापाक इरादों में कामयाब नहीं होगा। उसने अपने कमरे के अंदर जाकर अपनी वह खास काले रंग की जैकेट और अपनी भारी पिस्तौल वापस बाहर निकाली। उसकी अलमारी में उसकी पुरानी जिंदगी से जुड़ी बहुत सी चीजें और हथियार रखे थे जो उसे उसकी असली जिम्मेदारी याद दिलाते थे। उसने अपनी पिस्तौल को बहुत अच्छी तरह से साफ किया और उसमें गोलियों की एक नई मैगजीन बहुत सावधानी के साथ भर दी। उसे हथियार हाथ में लेते ही अपने शरीर में एक बहुत ही तेज ऊर्जा का संचार साफ महसूस हुआ जो उसे ताकत देता था। बाहर निकलने से पहले उसने आईने में खुद को बहुत ध्यान से देखा और अपने बालों को पीछे की तरफ कसकर बांध लिया। आईने में दिखने वाली यह लड़की अब वह डरी और सहमी हुई नौकरानी तारा बिल्कुल नहीं थी जो सिर झुकाकर चलती थी। वह देश की सबसे खतरनाक और होनहार सीक्रेट एजेंट शनाया थी, जिसके नाम से बड़े बड़े अंडरवर्ल्ड डॉन भी खौफ खाते थे। उसकी आंखों की वह गहरी ठंडक और उसके चेहरे की कठोरता किसी भी दुश्मन को पल भर में राख करने के लिए काफी थी। जैसे ही वह अपने घर का मुख्य दरवाजा खोलकर बाहर निकली तो सूरज पूरी तरह से आसमान में चमक रहा था। नई सुबह की वह ठंडी हवा उसके चेहरे को छूकर गुजर रही थी और उसे अपने इस नए और बड़े सफर की याद दिला रही थी। वह अपनी काले रंग की शानदार मोटरसाइकिल की तरफ बहुत तेजी से बढ़ी और उसे बहुत शान के साथ चालू किया। मोटरसाइकिल के इंजन की वह तेज और भारी गड़गड़ाहट उसकी नई मंजिल का स्वागत कर रही थी जिसे उसे जल्द हासिल करना था। शनाया ने अपना काला हेलमेट पहना और एक जोरदार झटके के साथ अपनी मोटरसाइकिल को बहुत तेज गति से आगे बढ़ा दिया। वह शहर की उन भीड़भाड़ वाली सड़कों से होते हुए खुफिया एजेंसी के मुख्य मुख्यालय की तरफ बहुत ही तेजी से जा रही थी। लोग उसे जाते हुए देख रहे थे, लेकिन किसी को यह बिल्कुल भी पता नहीं था कि वह असल में कौन है। वह एक ऐसा गुमनाम साया थी जो देश को बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने का जज्बा अपने अंदर रखती थी। मुख्य कार्यालय के बाहर सुरक्षा गार्डों ने शनाया की गाड़ी को देखते ही बहुत सम्मान से सलाम किया और रास्ता तुरंत खोल दिया। वह इमारत के अंदर दाखिल हुई जहां हर कोई बहुत व्यस्त था, लेकिन सब उसे बहुत ही आदर और खौफ की नजर से देख रहे थे। वह सीधी निदेशक के कार्यालय की तरफ बढ़ी और बिना कोई आवाज किए उस भारी लकड़ी के दरवाजे को धीरे से धक्का दिया। निदेशक ने उसे देखकर एक बहुत ही बड़ी मुस्कान के साथ उसका दिल से स्वागत किया जो उसका अधिकार था। निदेशक ने उसके सामने एक बहुत ही मोटी और नीले रंग की फाइल रखी जिस पर सबसे ज्यादा गुप्त लिखा हुआ था। उन्होंने बहुत ही गंभीर आवाज में कहा कि यह नया मामला रान्व के मामले से भी कहीं ज्यादा जटिल और बहुत खतरनाक है। हमें जानकारी मिली है कि देश के कुछ बहुत बड़े राजनेता एक बहुत ही खतरनाक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी समूह के साथ मिले हुए हैं। अगर उन्हें समय रहते नहीं रोका गया तो देश को एक बहुत बड़ा और भयानक नुकसान उठाना पड़ सकता है जो बर्दाश्त नहीं होगा। शनाया ने बिना कोई सवाल किए उस भारी फाइल को उठाया और उसे बहुत ही ध्यान से खोलकर उसके पन्ने पलटने लगी। फाइल के अंदर कई बड़े और जाने माने लोगों की तस्वीरें थीं जिन्हें वह आम तौर पर टीवी पर ईमानदारी का नाटक करते देखती थी। यह देखकर उसके चेहरे पर एक बहुत ही व्यंग्यात्मक मुस्कान आ गई, क्योंकि वह इन झूठे और सफेदपोश अपराधियों की असलियत जानती थी। उसने निदेशक की तरफ देखा और बहुत ही दृढ़ निश्चय के साथ अपना सिर हिलाकर मिशन स्वीकार कर लिया। उसने निदेशक से कहा कि यह मामला बहुत ही दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण लग रहा है, जो मेरे कौशल को साबित करने के लिए काफी है। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाती हूं कि इन सभी सफेदपोश गद्दारों को उनके किए की सबसे भयानक और कड़ी सजा जरूर मिलेगी। मैं इनके उसका बनाना करने का मालदी कि इन सभी बड़ी दूर प्रदेश करने का झूठे महल को बहुत जल्द मिट्टी में मिला दूंगी और इन्हें इनकी असली और घिनौनी औकात अच्छी तरह से दिखा दूंगी। निदेशक ने उसकी बात पर बहुत गहरा विश्वास जताते हुए कहा कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है।
शनाया फाइल को अपने हाथ में मजबूती से पकड़कर निदेशक के कार्यालय से बाहर निकल आई और बहुत तेजी से चलने लगी। उसके जूतों की टिक टिक की तेज आवाज गलियारे में गूंज रही थी और हर कोई उसके लिए रास्ता छोड़ रहा था। उसे अब एक नई पहचान और एक नया रूप धारण करना था, ताकि वह इस नए मिशन में भी पूरी तरह सफल हो सके। रानव की कहानी अब हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी, लेकिन शनाया का इंसाफ का यह बड़ा सफर अभी भी जारी था। वह इमारत से बाहर निकली और फिर से अपनी मोटरसाइकिल पर बैठ गई, जो सूरज की तेज रोशनी में चमक रही थी। उसने अपना हेलमेट पहना और इंजन को बहुत जोर से घुमाया, जिससे एक बहुत ही गड़गड़ाहट वाली तेज आवाज पैदा हुई। वह एक ऐसी आंधी थी जिसे रोकना नामुमकिन था, और जो भी घमंडी इंसान उसके रास्ते में आता, वह पूरी तरह तबाह हो जाता। शनाया ने मोटरसाइकिल को आगे बढ़ाया और शहर की उस भारी भीड़ में एक अनाम रक्षक की तरह हमेशा के लिए खो गई। इस पूरी कहानी ने एक बहुत बड़ा और कड़ा सबक दिया कि अहंकार हमेशा इंसान को विनाश और मौत के बहुत करीब ले जाता है। रानव ने एक औरत को बहुत कमजोर और बेबस समझने की सबसे बड़ी भूल की थी, जिसका फल उसे बहुत बुरा मिला। वह थप्पड़ केवल रानव के गाल पर नहीं, बल्कि समाज की हर उस गंदी सोच पर था जो किसी को कमजोर मानती है। शनाया जैसी बहादुर लड़कियां इस बात का सबूत हैं कि सच्ची ताकत शरीर में नहीं, बल्कि एक बहुत मजबूत इरादे और साहस में होती है। यह केवल एक मिशन की समाप्ति नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ी चेतावनी थी उन सब के लिए जो खुद को भगवान समझते हैं। अगर कोई भी रान की तरह मासूम लोगों को कुचलने का प्रयास करेगा, तो उसे रोकने के लिए एक शनाया जरूर पैदा होगी। न्याय का पहिया हमेशा घूमता रहता है, और जो लोग दूसरों का बुरा करते हैं, उन्हें अपने कर्मों की सजा बहुत बुरी मिलती है। आज आसमान बहुत साफ और सुंदर था, क्योंकि एक बहुत बड़े और खतरनाक राक्षस का हमेशा के लिए पूरी तरह अंत हो चुका था।